एक और चीज़ है जो काफ़ी बीच बीच में आती रहती है, डीप फेक। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भर भर के आर्मी के डीप फेक वीडियो बनाए गए जिसमें एक कम्युनिटी को परेशान करते हुए दिखाया, इंगेज करके कुछ वीडियो बनाए गए। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो ये ज्यादा बड़ा खतरा लगता है मुझे, जो जिससे फेक न्यूज या फेक नैरेटिव सेट हो जाता है। बेंगलोर का एक केस आया जिसमें असमीज जो वहाँ थे, ईस्टर्न इंडिया के लोग, उनको एसएमएस आ रहे थे, उनको टारगेटेड एसएमएस आ रहे थे कि आप यहाँ से भागो, निकलो यहाँ से, ऐसे करके थ्रेटनिंग मैसेजेस। और वो बेचारे भागने शुरू हुए। रेलवे प्लेटफॉर्म चौक हो गए, एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई, 2-4 मेरे ख्याल से लोग मारे भी गए। दैट वाज द फर्स्ट साइबर वॉरफेयर जो मैंने नोटिस किया और मैंने देखा लोगों को मरते हुए सिर्फ एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। सो मैंने महिंद्रा ज़ाइलो हैक करके एक बार दिखाई रिमोटली कि मैं उसका वाइपर ऑन कर सकता हूँ, मैं एसी ऑन कर सकता हूँ, गाड़ी की जितने फंक्शनैलिटीज़ हैं, डिक्की से लेकर हर चीज़ आई कैन कंट्रोल थ्रू माई लैपटॉप। द ओनली थिंग आई डिड, मैं उसके बाद आई कुड कंट्रोल। मतलब इतना डरा सकता हूँ कि आदमी घबरा के पागल हो जाएगा कि यार हो क्या मेरी गाड़ी। तो 2015 में एक बंदा था जिसने बोइंग को ही हैक करके दिखाया। उस फ्लाइट के अंदर बैठा, जो फ्लाइट का इंफोटेनमेंट सिस्टम था, अगेन ओटी, उसके थ्रू उसने इंजन का थ्रस्ट चेंज कर दिया। इंजन का थ्रस्ट चेंज कर दिया उसने, क्योंकि जो वहां का कंट्रोलर था और ये एक ही सिस्टम से कनेक्टेड था। कि आज मैं आपको 12 तरीके बताऊंगा, बता के ही जाऊंगा ओटीपी चढ़ाने के, और अगले बार आऊंगा तो 14 बताऊंगा, और उसके बाद अगली बार आऊंगा तो शायद 16 या 20 हो जाए। ये तो बदलेंगे, इवॉल्व हो रहे हैं वो तो। आप 12 तरीके बता के आप सोचो कि अब मैं बच जाऊंगा जिंदगी भर के लिए, तो इसकी गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता। एक और चीज़ है जो काफ़ी बीच बीच में आती रहती है, डीप फेक। इंडिया में एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जिनका काफ़ी हंगामा हुआ था जिसको लेकर, इनफैक्ट जेलेंस्की के भी डीप फेक आए थे काफ़ी सारे। ये किस तरह से होता है, एंड सपोज करिए कि अगर किसी इसके अगेंस्ट किस तरह से इसको रोका जा सकता है कि मिनिमम डैमेज हो किसी का भी, बिकॉज आप उसकी इमेज को, हर चीज़ को टारनिश कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। देखिए, पहले तो हमारे समाज में, इंडियन सोसाइटी में खास तौर पर, जो हमारी इमेज को लेकर अफेक्शन है या इज्जत को लेकर, वो बहुत ज्यादा है। मतलब आदमी मर जाए तो ठीक है, लेकिन इज्जत नहीं जाए। मतलब ये है, यस। तो और लेकिन उस पर जो कानून है बड़ा उल्टा है। यदि मैं किसी, एक क्रिमिनल है जो किसी लड़की की नेकेड पिक्चर बना के वायरल कर देता है, डीप फेक, तो जो सेक्शन है वो आइडेंटिटी थेफ्ट का लगेगा, इम्पर्सोनेशन का लगेगा, 302 का नहीं लगेगा। या क्योंकि जबकि उसने उसको उतना ही नुकसान पहुंचाया है। यदि हम अपने सोसाइटी का, समाज का सोच को लेकर चलें तो बेसिकली उसको मार दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ इफ योर कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन वाली कहानी है ना। हेल्थ जाती है तो कुछ, थोड़ा बहुत कुछ जाता है, पैसा जाता है तो थोड़ा कुछ जाता है। सो कैरेक्टर को लेकर आप इतना कॉन्शियस है, लेकिन हमारे लॉ में वैसा नहीं है। हमारे लॉ में वो बड़ा लीनियंट कर दिया, इसलिए ऐसा होता है। क्यों नहीं, जब किसी की इमेज को कोई टारगेट करे, इस खास तौर से इस तरह से डीप फेक वगैरह, जो कि बिल्कुल फेक है, तो उस पर 302 का केस या अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, तो लोग सोचेंगे भी एक बार कि यार पकड़ तो जाएंगे। ये मर्डर के, आप देखेंगे जब भी कोई मर्डर होता है ना, तो पुलिस की प्रायोरिटी होती है सबसे पहले केस सॉल्व करो, क्योंकि उसमें रिकग्निशन, अवार्ड इस तरह के हैं। मर्डर का केस तो सॉल्व होना चाहिए। यदि आपके एरिया में मर्डर केस सॉल्व नहीं हुआ तो ब्लैक डॉट है, तो आपकी जिंदगी भर आपको सालेगा कि यार बताओ मर्डर का केस ही सॉल्व नहीं कर पाया। ये होता है। सिमिलरली इफ आई विल मेक दिस ऑल्सो सिमिलर सीवियरिटी का, तो एफर्ट उतना ही लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए, जो अभी नहीं लगता ठीक है क्या फर्क पड़ता है, ये एटीट्यूड। अब बनता कैसे? तो जब जेन एआई आया मार्केट में, उससे पहले एआई को लेकर लोग कहते थे जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई से पहले जब एआई, तो बहुत सालों से है, हमेशा से सवाल होता था कि यार एआई ना कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, चीजें थोड़ी ना क्रिएट कर लेगा, कहानी थोड़ी ना लिख देगा, कविताएं थोड़ी ना लिख देगा, म्यूजिक थोड़ी ना क्रिएट कर देगा, एक्टिंग थोड़ी ना कर लेगा। अब सब कर रहा है, यस, बेटर कर रहा है। तो वहां डिसरप्शन आना शुरू हुआ, क्रिएशन की पावर आ गई एआई को, और जब क्रिएशन की पावर आई तो फिर वो लोगों को इम्पर्सोनेट भी कर सकता है,
उनके फेस को लेकर वीडियोस भी बना ही रहा है। बिल्कुल। एक वेबसाइट है, उसका नाम है thispersondoesnotexist.com। उस वेबसाइट को आप खोलेंगे, हर सेकंड आप रिफ्रेश करेंगे तो हर सेकंड वो एक नया फेस देगा आपको, ह्यूमन फेस, जो इस दुनिया में है ही नहीं। और आप देखेंगे बच्चों का भी फेस जनरेट कर सकते हैं, लेडीज का भी, जेंट्स का भी, किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी एथनिसिटी का। वो वेबसाइट कहती है कि हमने 8 बिलियन से ज्यादा फेस तो जनरेट कर दिया। तो आप समझ रहे हो, उतने तो लोग भी नहीं है दुनिया में जितने फेक फेसेस हैं, और उन फेक फेसेस पर वीडियोस बन रहे हैं। एक कॉन्टेस्ट हुआ यूके में अभी 2 साल पहले, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इस तरह के लोगों का जो इस दुनिया में है ही नहीं। उनके नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मल्टी मिलियन फॉलोअर्स, एंड उनकी वीडियोस बनते हैं। और वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें कोई जीता भी है। और अभी आप जाओगे कभी पेरिस एयरपोर्ट के सामने तो आपको होर्डिंग्स मिलेंगी जहां पर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए जो मॉडल्स हैं, अधिकतर मॉडल्स इस दुनिया में है ही नहीं, एआई जनरेटेड है, सब एआई जनरेटेड। तो सबसे पहले तो एआई खा गया नौकरी मॉडल्स की क्योंकि अब आप इतनी खूबसूरत हैं तो पहले आपको था चलो कुछ नहीं तो ये तो कर ही लेंगे, कुछ तो कर लेंगे। इनफैक्ट शायद मिंत्रा एंड मैंने कुछ वेबसाइट्स देखी जिन पे वो एआई जनरेटेड मॉडल्स ही हम यूज प्रोडक्ट्स को पैसे कर रहे हैं। और जिसने वो आईपी रख लिया क्योंकि वो फेस कई बार हिट हो गया और उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी के पास है, वो बंदा बिना कुछ किए कमा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो आदमी, उसके पास 4 आईपीज हैं जो 4 फेसेस चल रहे हैं। सो ऐसा तो आपने सुनी होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब तक वो नए फेसेस जनरेट हो रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब हमारे फेस के ऊपर कहानी बनती है तो हमें हर्ट होना शुरू हो जाता है। और ये इतना इजी हो गया है कि सिंथेसिया से लेकर एआई के कम से कम 1000 फ्री टूल हैं जो आपको फेस रिप्लेस कर देंगे, वीडियो बना देंगे आपके फेस पर, सब कुछ कर देंगे। तो चाहे वो रश्मिका मंदाना का लेकर मोदी जी के वीडियो बने डांस करते हुए, और ये चूंकि इतना इजीली पॉसिबल है, सबसे पहले क्रिमिनल इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मेरे पास लड़कियों के मैसेज आते हैं कि साहब मेरा डीप फेक बन गया, अब क्या करें। तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि कोई चीज डिलीट तो हो नहीं सकती परमानेंटली, एक बार गई तो गई। तो अब आप क्या करोगे? आप सिर्फ अपने आप की सोच बदल सकते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, और यदि मुझे फर्क नहीं पड़ता तो वाकई किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि आज की डेट में जितने सेलिब्रिटीज आप जानते हैं, चाहे बॉलीवुड के हों चाहे क्रिकेट के, सबके डीप फेक पड़े और पोर्नोग्राफिक साइट पर सबके पड़े। अभी सचिन तेंदुलकर क्रिप्टो करेंसी बेचते हुए वीडियो मिल जाएंगे आपको, मुकेश अंबानी क्रिप्टो बेचते हुए मिल जाएंगे, इलॉन मस्क का वीडियो पड़ा। अब वो क्या करे? वो रिक्वेस्ट करता फिर, जुडिशियल एक्शन लेता फिर, नहीं कर सकता। तो ये तो हो गई। आप चूंकि इलॉन मस्क नहीं हो, अमिताभ बच्चन नहीं हो, इसलिए आप पर्सनली उसको ले लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो अभी इमेज बनाने वाला था, मुझे तो अभी कोई इमेज बनी नहीं, वही खत्म कर दी उन्होंने। ये कहानी है, विच इज फैक्ट ऑल्सो, एंड आई एग्री विद दैट। बट तो सवाल ये है कि किस किस को रोक पाओगे आप? क्योंकि आज मैंने इस बंदे को पकड़ भी लिया कुछ होकर ग्रुप करके, पर वो कंटेंट तो नहीं डिलीट करा पाऊंगा। और वो कंटेंट ओरिजिनल भी होता तब भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा तो कहना है, कई बार लड़कियां आती है कि साहब मेरा वीडियो था, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और उसने रिवेंज करने के लिए वो डाल दिया, अब क्या करें, और वो हर जगह है। तो फिर एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी तरीके से रिमूव नहीं करा पाते। तो इवेंचुअली मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया। मैंने कहा सबसे पहले हमें सोसाइटी की सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मैं पूरी कोशिश करूंगा तब भी नहीं कर सकता। वो पड़ा रहेगा, फिर सरफेस हो जाएगा, फिर व्हाट्सएप पे आ जाएगा, थोड़े दिनों बाद फिर घूमने लगेगा, आते ही है। तो मेरे ख्याल से ये एक ट्रांजिशन फेस है। इवेंचुअली सवाल ही नहीं पूछोगे आप, बिल्कुल। जैसी हमारी सोच हो जाएगी, हमारा मेरा ही पड़ा आपका पड़ा, तो फिर हम क्या फर्क पड़ता है? फिर हम में सभी नंगे हैं, नंगा नंगे हो क्या नंगा कहेगा वाली कहानी हो जाती है ना, कि सबके बनेंगे। कब तक आप रोकेंगे? हमारा शायद इसलिए नहीं बना क्योंकि आज हमारा कोई दुश्मन नहीं है, जिस दिन हो गया वो बना के डालेगी, पंगे लेगी। तो ये एक कड़वा सच है जिसकी जितनी जल्दी स्वीकार्यता हो जाए उतना अच्छा रहेगा। और नुकसान सिर्फ ये वाला नहीं है, नुकसान इसके बियॉन्ड है, नेशनल लेवल पर। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भर भर के आर्मी के डीप फेक वीडियो बनाए गए, जिसमें एक कम्युनिटी को परेशान करते हुए दिखाया, सिख कम्युनिटी को भी इंगेज करके कुछ वीडियो बनाए गए। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और आर्मी को नेगेटिव इमेज में दिखाना। अपने ईस्टर्न इंडिया पार्ट में भी ऐसा बहुत होता है। मेरे पास आते हैं कि साहब देखना ये कहाँ से बना है, क्या बना है। तो ये ज्यादा बड़ा खतरा लगता है मुझे,
यस Yeah. जो जिससे फेक न्यूज या फेक नैरेटिव सेट हो जाता है। हमारा जो ब्रेन है वो वीडियो को सच ही मानता है। जो डिफॉल्ट रिएक्शन होगा वो ऐसे ही होगा। बस वो विजुअल है। डिफॉल्ट रिएक्शन ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये झूठ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका ब्रेन डोंट्स प्रोसेस नहीं करता, डूज प्रोसेस करता है। मैं आपसे कहूं कि कौशल जी डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, तो आप अचीव ही नहीं कर सकते। मैं डोंट बोलूंगा, आप सोचोगे। बिल्कुल वैसी वीडियो के संग यदि मैं वीडियो आपको भेजूंगा तो डिफॉल्ट आपकी जो रिएक्शन होगी वो सच है। फिर हम जांच वांच करके न्यूज बनाएंगे, तब तक तो लेट हो चुके हैं ना। आपके इमोशंस चेंज हो चुके हैं, आपका एक मैनिपुलेशन हो गया है, और ये जो आपका जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज मैंने बदल दी। और यदि वो इलेक्शन के टाइम पर हो जाए तो डेमोक्रेसी कंट्रोल हो जाएगी किसी की, और यही होता भी है। सो मेरे ख्याल से अभी जो दिक्कत है वो है ये वाले पार्ट को लेकर कि नेशनल लेवल पर राइट्स हो जाएं, अस्थिरता हो जाए। आपको याद होगा 2011-12 की बात है, बेंगलोर का एक केस आया जिसमें असमीज जो वहाँ थे, ईस्टर्न इंडिया के लोग, उनको एसएमएस आ रहे थे, उनको टारगेटेड एसएमएस आ रहे थे कि आप यहाँ से भागो, निकलो यहाँ से, ऐसे करके थ्रेटनिंग मैसेजेस। और वो बेचारे भागना शुरू हो गए। रेलवे प्लेटफॉर्म चौक हो गए, एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई, 2-4 मेरे ख्याल से लोग मारे भी गए। और गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही थी कि हो क्यों रहा है, कहाँ से आ रहे हैं मैसेज, और क्यों इतना पैनिक हो गया है। कोई ऐसा अंदर नहीं था, लेकिन आने लगे। उसके बाद वो जांच एनआईए को दी गई, मैं इन्वॉल्व हुआ, और मैंने देखा ये आ कहाँ से रहे, सारे मैसेज बाहर से आ रहे थे। उस समय तक गेटवे ओपन होते थे, हम ब्लॉक ही नहीं कर रहे, हम सारे म्यांमार से आ रहे हैं, वियतनाम से, इधर से आ रहे थे। दैट वाज द फर्स्ट साइबर वॉरफेयर जो मैंने नोटिस किया, और मैंने देखा लोगों को मरते हुए सिर्फ एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। और अब तो एआई है, अब तो इतना लेट हो चुके होंगे हम। यदि आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल का किसी ने वीडियो डाल दिया है, कुछ डाल दिया, लोग तो राजा को गिरते देखने में जो मजा आता ना जनता को, और किसी चीज में नहीं आता। जो रेपुटेशन आपने सालों में बनाई है और वो थ्रैश होती है ना, तो दे ऑल एंजॉय, और बड़ी इजी है। सो मेरे ख्याल से इससे पहले कि वो चीजें एज एन अटेम्प्ट होने लगे, पब्लिक को अवेयर कर देना कि देखो ये इतना कॉमन है, इसको लेके सीरियस होने की जरूरत नहीं। बहुत बिल्कुल। बट शायद वो अवेयरनेस भी तभी आएगी जब ये चीजें होती रहेंगी, बताते रहेंगे। इट्स अ लॉन्ग बिकॉज जर्नी है। काफी साल से शायद गवर्नमेंट सरकार से भी ट्राई कर रहे हैं, पर टाइम लगेगा। होगा सर, ट्रांजिशन फेज, वही मैं कहता हूँ, ट्रांजिशन फेज है। और अभी तो जिस तेजी से ट्रांजिशन होगा ना, आपको हर 2 महीने में, 1 महीने में एक ऐसी चीज मिलेगी शॉकिंग, अरे ये भी हो गया, अरे वैसा भी हो जाएगा। अभी मैं एक वीडियो देखा मैंने, चाइना ने ड्रोन बनाए हैं, मिनिएचर ड्रोन, नैनो ड्रोन बोलते हैं उसको, मच्छर और मक्खी के साइज के ड्रोन है, उसमें कैमरा है, और वो फ्लाई करते हैं, और जैसे आपको मुझे सर्वेलेंस करनी है तो आपके कंधे पे आके बैठ गया, अब आपको सुन भी रहा है, और आपके फोन के स्क्रीन को भी देख सकता है, और आपको पता भी नहीं होगा कि आपके आसपास। तो अभी तो आप देखोगे, अभी जिस जगह हम जा रहे हैं कि क्या क्या होगा, और 1 लाख ड्रोन छोड़ दिए, तो आप पहले तो ढूंढोगे कैसे, डिटेक्ट कैसे करोगे मक्खी है कि ड्रोन है। बिल्कुल। आप मूवीज में भी रहे हैं, डू यू सी एनी टाइम अभी पास में कि डीप फेक से मूवीज बन रही होंगे, बड़े सारे एक्टर्स की नौकरी? हाँ, नहीं बिल्कुल बन रही है सर। अभी मैं, नीरज पांडे जी ने मेरी वेब सीरीज बनाई थी जी, तो हम उनके ऑफिस जाते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे, आओ तुम्हें दिखाते हैं कुछ चीज़, तो उनके यहाँ काफ़ी इंजीनियर काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे दिखाया, देखो ये हमने एआई बेस्ड एक शॉर्ट फिल्म बनाई। तो उसमें जो प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं वो सारे थे जो हम जानते हैं, और उन्हीं की आवाज़, सारी एक्टिंग, पर उसमें से किसी ने एक्टिंग नहीं की थी। हमने सिर्फ परमिशन ली कि हम अमिताभ बच्चन का फेस यूज़ कर सकते हैं, शाहरुख खान का, तो कर लेते। एंड दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट, इट इज पॉसिबल। ऐसी डंकी फिल्म आई थी राजकुमार हिरानी की जी, तो उन्होंने कहा, अरिजीत ने एक गाना गाया था उसमें, तो मुझे सुनवाया, बोलते हैं कि यार ये 2 स्टैंजाज हैं, एक अरिजीत ने खुद गाया, एक हमने एआई से गवा दिया, क्योंकि ही वाज ट्रैवलिंग और हमने स्टैंजा ऐड किया था, वाह। तो उससे परमिशन लेके कर दिया। अभी बताओ कौन सा उसने गाया है, कौन सा एआई ने? तो मैंने सुना बार बार, तो उसमें एक जगह पर उसने अलाप लिया था, तो मुझे लगा अलाप या जो मुर्की होती है वो तो एक सिंगर अपना खुद डिसाइड कर लेता है। मैंने कहा यार ये अरिजीत की ओरिजिनल, बोले यही एआई है। वो उससे बेहतर है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से चेंज होगा। अभी तो हम ये हल्का फुल्का देख रहे हैं, अभी तो ऐसे खत्म हो जाएंगी जॉब्स, क्योंकि कॉस्ट का डिफरेंस
आप कर ही नहीं पाओगे वो चीज उस कॉस्ट में। बट आई थिंक जैन जी को चाहिए कि वो जॉब्स खत्म हो जाएंगी, बट शायद इनको करने के लिए भी कोई हाँ, वो करने वाले एफर्ट रहेगा। देखिए जैसे कि अभी मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे आना है, फिजिकली बैठना है, 3 कैमरे लगने हैं, लाइट लगनी है, आपने भी टाइम देना, मुझे भी टाइम देना है, और मैं कहूँ बिल्कुल इसी क्वालिटी का ऐसे हो जाएगा, ना आपने टाइम देना, ना आपने टाइम देना, मुझे टाइम देना, एआई ही सब कुछ कर लेगा। वो सवाल भी सोच लेगा, वो आपके बिहेवियर के हिसाब से पूछ भी लेगा, मेरे बिहेवियर के हिसाब से जाने, मेरा ब्रेन जानता है, वो जवाब भी दे देगा, बन जाएगा कंटेंट। वी विल रीच टू दैट लेवल ऑल्सो वेरी सून। तो आप अभी तो हम शायद कुछ चीजें सोच भी नहीं पा रहे हैं जो बड़ी जल्दी हो जाएंगी। और जो जेन जी या जेन अल्फा की बात आप कर रहे हो, अभी हम क्या करते हैं, 10 साल बाद एक जनरेशन चेंज करते हैं, अभी 5 साल में होगी चेंज। 5 साल बाद के बच्चे कहेंगे आपको पता है हमारे टाइम पर मुझे चीजें पढ़ के सीखनी पड़ती थी। क्या? हाँ, पूरी किताब पढ़ते था मैं। कहते यार कमाल कर रहे हो यार, इतना टाइम वेस्ट। ये तो ब्रेन में 60 से सिमुलेट हो जाता है। एंड दे विल नॉट बी एबल टू बिलीव। आज हम सोचते हैं ना कि हम ना फोन जब स्टार्ट हुए थे तो हम लोग 50 नंबर भी याद रख लेते थे, मोबाइल नंबर्स। आज एक नहीं रख पाते हैं। और आज की जनरेशन समझ ही नहीं पाती, कहते क्यों रखते थे, क्यों रटते रहते थे। मैं रटता नहीं था, वो डिफॉल्ट याद हो जाते थे। बट ये जो डिफरेंस है ये इतना तेजी से चेंज होगा ना, जो अभी हमें 10-15 साल लग रहा है ना, यू विल सी एक्सेलरेशन। हाँ, फिर तो आप कहोगे यार ये और आ गया। फिर वो कहेंगे अरे पता है जब पहले पार्टी होती थी मैं खुद जाता था। तो कमाल करते हो, वो कौन जाता है? तो एक ही पार्टी कर पाते होगे। हाँ, अभी तो मेरा होलोग्राफिक चला जाता है, वो करके आता है पार्टी, एंड देन वो सिमुलेट कर देता है, मेरे ब्रेन में आ जाती है चीज़ें, वो किक मिल जाता है मुझे। कुछ भी हो सकता है सर। जो मेटावर्स की कल्पना मार्क जुकरबर्ग ने की है, वो कहता है कि मैं खाने और इसके अलावा हर चीज मेटावर्स में करा दूंगा। यस, मैं हर चीज, हर एक्सपीरियंस करा दूंगा आपको। तो कोई क्यों मेटावर्स से बाहर आएगा? तो एक फिल्म आई रेडी प्लेयर 1 करके, स्टीवन स्पीलबर्ग की। अधिकतर लोगों ने देखी नहीं क्योंकि 2019 में आई, उसके बाद वो कोविड आ गया। और सर वो रेडी प्लेयर 1 देखना, वो मेटावर्स है, पूरा मेटावर्स पर फिल्म है। और ये फिल्म डिजाइन कॉन्सेप्ट बनाया था स्टीवन स्पीलबर्ग ने 2014 में। बता सोचिए आज से 10 साल पहले होता कितना आगे का सोच रहा था। और जब उस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा यार आधी चीजें तो आज ही हो रही हैं ऐसा करके, और जो आगे की उसने सोच लिया उसको देख के डर जाओ। उसने कितना आगे का सोच लिया उसने। अब जैसे कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसमें क्या है कि एक बंदा है जो, ये दुनिया पूरा मेटावर्स पर ही शिफ्ट हो गई, लेयर वन में लोग कम रहते हैं, मतलब ऑल द टाइम दे आर, सो एक एस्केलेटर है उसको वॉक करते रहते हैं, गॉगल पहना हुआ है, एंड दे एंटर, और उनकी 24 घंटे में से 16 घंटे वहीं भीतर रहेंगे, ऐसे करके पार्टी हो रही है, मीटिंग कर रहे हैं, एंड देन यू विल सी सो रियलिस्टिक एवरीथिंग। अब उस मेटावर्स को क्रैक करने की कीज हैं जो एक बंदा ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसको एक की मिल जाती है। तो जो विलन है फिल्म का वो उससे मेटावर्स में मिलता है और दोनों की मीटिंग होती है, और वो नेगोशिएट कर रहा है उससे कि देख भाई इस की का ना तुझे $6 मिलियन दूंगा, और वो ऐसे एक्सप्रेशन कर रहा है, फिर ऐसे कुछ दूसरा फिगर देता है। तो जो विलन एक डायलॉग बोलता है, कहता आर यू यूजिंग एंटी एक्सप्रेशन एआई इंजन, ऐसे करके। तो मुझे जो वो एक डायलॉग है छोटा सा, लेकिन जब मैंने सुना तो मैंने कहा व्हाट, मतलब ऐसा भी होगा कि आप अपने एक्सप्रेशन छुपाने के लिए एक फिल्टर यूज कर लोगे, ताकि जब नेगोशिएशन टेबल पे आप बैठे हो तो कोई, या पोकर खेल रहा हो तो आपको कोई अच्छी चीज सोची उसने। तो वो फिल्म बड़ी, मतलब बहुत आगे की फिल्म, बहुत छोटी छोटी चीजें आप नोटिस करना कि क्या कर गया है आदमी। एंड अनफॉर्चुनेटली इतने लोगों ने देखी नहीं है वो फिल्म, लेकिन ब्यूटीफुल। इनफैक्ट आपकी बुक के ऊपर भी एक वेब सीरीज आ रही है सर। एक वेब सीरीज आ चुकी है, वो अमेजॉन प्राइम पर है, हैक क्राइम्स ऑनलाइन, और उसका IMDb बहुत अच्छा है, मैं प्रमोट कर देता हूँ। 7.8 जब स्टार्ट हुआ था तो 8.9 था IMDb। तो बहुत पॉपुलर रही। 11 एपिसोड है उसमें। एक तो एयरफोर्स का ऑपरेशन है जो लास्ट, जो हमने 15, तो वो सारे एपिसोड्स रियल एपिसोड अलग है। तो एक प्रोटैगनिस्ट है, सच्चाई उस पर है, सारे रियल केसेस से इंस्पायर्ड केसेस ही हैं। तो एक लड़की प्रोटैगनिस्ट है जो केसेस सॉल्व करती है एज एन इन्वेस्टिगेटर, हैकर, और एक पुलिस ऑफिसर है, और उसमें पूरी उसकी पर्सनल लाइफ भी चलती है। हर केस अलग है, लेकिन लास्ट वाला था जो मेरे दिल के काफी करीब था, ये एयरफोर्स का था, जिसमें एक बड़ा लार्ज स्केल ड्रोन अटैक होता है जिसको ये लोग कैसे रोकते हैं। और आप टेक्नोलॉजी समझोगे कि ड्रोन अटैक होता कैसे है और इन्वेस्टिगेशन करके उसको रोका कैसे जाता है। मतलब
एक जो चीज मुझे पसंद नहीं आती थी पहले कि हैकर को हुडी में दिखाते थे और उसने कुछ किया और उन्हें ब्लैक और सीधे आता था हैक हो गया, उसने पासवर्ड तो ऐसे करते तो पासवर्ड मतलब ये ऐसे नहीं होता है तो जैसे वो दिखाते हैं। तो मुझे लगा यार ये लोग तरीके नहीं बताते कि तरीके कैसे इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत तो टेक्निकल हो जाए। तो अपनी वेब सीरीज में मैंने ध्यान रखा कि वो तरीके एज इट इज दिखाए जाए। सो यू विल हियर दोज जार्गन्स जो कई बार जैसे मैंने बोल दिया ना, डीमार्क कंप्लायंस है कि नहीं है, या डीडोस अटैक है, या एसक्यूएल इंजेक्शन है, वो आप समझोगे वहां पर कि ऐसा क्यों होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी से ही ये चीज हो सकती है, या यहाँ पर डीडोस अटैक ही क्यों आता है, सिंप्लीफाई करके। सो इस वजह से काफी यंगस्टर्स ने उसको अप्रिशिएट किया। जो आप वेब सीरीज की बात कर रहे हो वो राजकुमार हिरानी बना रहे हैं, बना चुके हैं, वो विक्रांत मैसी, अरशद वारसी और बोमन ईरानी वगैरह के साथ, और वो बन चुकी है, अब अक्टूबर में रिलीज होगी। तो मैं आपको इनवाइट करूंगा प्रीमियर पे। थैंक यू। एक शो है वो भी इसी से कनेक्टेड है। वो भी सर, ये मेरी फर्स्ट बुक पर थी, मेरी पहली बुक थी रिटर्न ऑफ द ट्रोजन हॉर्स, यस, उस पर ये राजू सर बना रहे हैं, और सेकंड बुक पर नीरज पांडे ने बनाई थी। या इस बहुत अमेजिंग सी ऑपरेशन थी ये स्टक्सनेट, जिसमें एक मिश्रण था ऑन ग्राउंड स्पाई नेटवर्क और बैक्ड बाय साइबर मतलब एंटायर डिवीजन। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे हुआ था। काफी लोग इन्वॉल्व थे इसमें। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि ईरान और इराक की हम बात कर रहे थे, ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो प्रोग्राम था पूरा, उसको खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन किया गया था। स्टक्सनेट उस मेलवेयर का नाम था जिसकी वजह से ये हुआ, डिस्ट्रप्शन हुआ पूरा, और वो यूएसबी पेन ड्राइव के थ्रू सर्कुलेट हुआ था। तो होता क्या है सर कि जैसे कि मैं आपके ऑफिस में आया, अभी कुछ लोग काम कर रहे हैं, और मैं 2 पेन ड्राइव लेके आऊँ, एक वहाँ प्रिंटर के पास छोड़ दूँ, एक यहाँ कॉफ़ी मशीन के पास छोड़ दूँ और चला जाए, तो शाम तक मैं आपको हैक कर लूँगा, गारंटी के साथ। क्यों? जो भी पेन ड्राइव उठाएगा उसको क्यूरियोसिटी होगी, इसमें क्या है, इंसान है आखिर, कि कहीं डालेगा, डाल के वो देगा तो उसमें फाइल दिखाई देगी, सीक्रेट्स ऑफ कर्नल कौशल, ऐसे करके कुछ भी बना दूंगा, पर्सनल पिक्चर्स या कुछ भी, हिडन वीडियोस ऑफ, मतलब आप ऐसे वर्ड यूज करते हो तो आदमी को और ये देखना, वो क्लिक करेगा, यदि क्लिक करेगा तो उसके सिस्टम में कुछ इंस्टॉल होगा कि टू प्ले दिस वीडियो यू नीड दिस प्लेयर, कुछ भी कर दूंगा मैं। अब वो देखना है उसको, तो कसम खा के बैठा हुआ आदमी तो प्लेयर भी इंस्टॉल कर लेगा, जो मैं बोलूंगा उसको, वो प्लेयर नहीं है, वो मेलवेयर है। सो इवेंचुअली वो खुद ही आपके सिस्टम का एक्सेस मुझे दे देगा, और उसके बाद कहानी खुल जाएगी। इतना आसान होता है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ऐसे नहीं उठा के कोई पेन ड्राइव डाल देंगे। बेसिक सैनिटी। तो स्टक्सनेट जो कि काफी पहले हुआ, उस समय तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। और एक जो एक चैलेंज है हमारे सिस्टम में आईटी और ओटी को लेकर, कि जितनी भी सिक्योरिटी है वो आईटी सेगमेंट में ज्यादा है, आईटी सेक्टर में, ओटी पर नहीं है। ओटी क्या है? ऑपरेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि जब आप पावर प्लांट्स की बात करते हैं, या आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, या कोई भी डैम की बात करते हैं, तो वहां पर स्कैडा कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं। स्कैडा कंपोनेंट्स का मतलब है कि आईओटी कंपोनेंट्स, ऐसे सेंसर वेस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम। जैसे आपने कहा कि आप पार्किंग लॉट है, तो पार्किंग लॉट में जो बूम बैरियर है वो आपकी गाड़ी देखता है, ले लिया, खोल दिया, चला गया। अब मान लीजिए वो बूम बैरियर 15 मिनट के लिए बंद हो जाए, ना चले, तो क्या होगा? लाइन लग जाएगी गाड़ी की, वहां आदमी तो है नहीं, वो तो अब मैनलेस बना दिया आपने। तो ये ओटी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, जहां पर इंटरनेट से तो कनेक्टेड है, बट उनका 24 घंटे 365 डेज चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम उस पर इतना निर्भर होते चले जा रहे हैं। सो जितने सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, स्कैडा सिस्टम, चाहे वो एयरपोर्ट के अंदर कन्वेयर बेल्ट हो, या सिक्योरिटी गेट्स हो, सीसीटीवी कैमराज हो, या टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम्स हो, एसी कंट्रोल सिस्टम हो, प्रेशर कंट्रोलर सिस्टम हो, ये सारे स्कैडा ओटी टेक्नोलॉजी। एरोप्लेन के अंदर तो इतनी सारी होती है, भर भर के होती है। इसको हैक करना आसान है, रिलेटिवली ईजियर देन हैकिंग ए आईटी सिस्टम, क्योंकि जो ओटी टेक्नोलॉजी है पुराने सारे सिस्टम यूज करती है, उसका अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं। आज भी वहां पर जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें इंक्रिप्शन यूज नहीं होता। आज भी वहां पर ओपन प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जिनके की टेक्स्ट बाहर मिल जाते हैं, जैसे कि जो कम्युनिकेशन एटी कमांड बेस्ड है। अब एटी कमांड क्या होता है? आपको कमांड भेजना है सीरियल पोर्ट पर, एटी स्पेस ये, वो काम वो कर देगा। सो मैंने महिंद्रा ज़ाइलो हैक करके एक बार दिखाई रिमोटली, कि मैं उसका वाइपर ऑन कर सकता हूँ, मैं
AC ऑन कर सकता हूँ, गाड़ी की जितने फंक्शनैलिटीज हैं डिक्की से लेकर हर चीज़ आई कैन कंट्रोल थ्रू माई लैपटॉप। द ओनली थिंग आई डिड, मैंने उनका जो OBD पोर्ट होता ना, स्टीयरिंग के जस्ट नीचे पोर्ट होता, उसमें एक डिवाइस डाल दी थी। उसके बाद आई कुड कंट्रोल। मतलब इतना डरा सकता हूँ कि आदमी घबरा के पागल हो जाए कि यार ये हो क्या मेरी गाड़ी। और मिस्टर आनंद महिंद्रा के सामने दिखाया चेन्नई में, उनका जो MRV है, महिंद्रा रिसर्च वैली है जो। उसके बाद फिर देखा कि बहुत सारी गाड़ियों में वल्नरेबिलिटी है और वो कुड बी एन बिग इशू इवेंचुअली। आज भी बहुत सारे हमारे सिस्टम्स हैं, टीवी से लेकर AC तक, इनको हैक करना बड़ा आसान है क्योंकि इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इंक्रिप्टेड नहीं है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा रिमोट मिल जाता है, ऐप रिमोट मिल जाते हैं, जैसे एक ही ऐप से आप सब कुछ कंट्रोल कर लो। अब यदि कंट्रोल कर पा रहा है तो हैक भी कर सकता है, इट कैन परफॉर्म सम मैलिशियस एक्टिविटीज आल्सो। तो ये रिस्क OT के संग है। सो स्टक्सनेट की जो बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट या एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा होता है रिस्क। वहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना वाला चल रहा था सारे सिस्टम्स में जहां पर ये कंट्रोल होता था, और एक पेन ड्राइव सर्कुलेट कराई गई और उसके बाद वो सारे के सारे सिस्टम कंट्रोल हुए और इवेंचुअली शटडाउन होना शुरू हो गए। और उससे पैनिक हो गया कि यार ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। एक सिमिलर केस हुआ अभी 2019 में फ्लोरिडा में। वहां पर जो वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट था फ्लोरिडा में, उसमें कोई केमिकल मिलाया जाता पानी के अंदर प्यूरिफाई करने के लिए। यदि उस केमिकल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो वो जहरीला हो जाएगा जी, यस। तो वो जो क्वांटिटी थी वो अचानक बढ़ने लगी क्योंकि वो सब कंट्रोल थी OT सिस्टम्स के थ्रू, और किसी बंदे ने ध्यान नहीं दिया और वो पानी का कलर बदलने लगा। जब पानी सप्लाई जहां से होता है वहां पर किसी ने वो कलर देख लिया, तो इससे पहले कि वो टैप तक पहुंचता पूरा सिस्टम बंद किया गया, शटडाउन हुआ और चेकिंग की गई तो पता पड़ा कि सिस्टम तो हैक्ड है, ये तो बाहर से कंट्रोल हो रहा है। फ्लोरिडा में न्यूज आई, यदि वो पानी कोई पी लेता तो लाखों लोग भी मर सकते थे। सो इस तरह के अटैक अब तेजी से बढ़े। इनफैक्ट जब ये एरोप्लेन वाला केस हुआ इंडिया में, तब मैंने एक लंबा पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने सारे वो अटैक बताए जो एरोप्लेन पे हुए। तो 2015 में एक बंदा था जिसने बोइंग को ही हैक करके दिखाया था, और वो कैसे किया था उसने, और उसको फिर बाद में पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया था। वो फ्लाइट के अंदर बैठा, जो फ्लाइट का इंफोटेनमेंट सिस्टम था, अगेन OT, उसके थ्रू उसने इंजन का थ्रस्ट चेंज कर दिया। ओह, वही तो किया, इंजन का थ्रस्ट चेंज कर दिया उसने, क्योंकि जो वहां का कंट्रोलर था और ये एक ही सिस्टम से कनेक्टेड थे। एंड दिस इज ओपन इंफॉर्मेशन न्यूज। उसके बाद तो बड़ा ह्यू एंड क्राई हो गया। एक दो और ऐसे अटेम्प्ट भी हुए जहां पर, तो अब क्या करते हैं लोग, IT और OT को सेग्रीगेट कर देते हैं। वो एक ही नेटवर्क से कभी कनेक्टेड होना नहीं चाहिए। इसे बिग रिस्क। जो रिकमेंडेशंस आई, माइक्रो सेगमेंटेशन करते हैं, ये सारी रिकमेंडेशन जब इस तरह के अटैक हुए तो आनी शुरू हुई कि कैसे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सिक्योरिटी इंप्रूव करें। बट आज भी कई बार क्या होता है ना कि हम अपग्रेड नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्लेन है और उसमें अपग्रेड नहीं हुआ, चल रहा है, क्योंकि कभी कोई शिकायत ही नहीं आई। पर फिर वो क्रिमिनल को तो एक दिन का इंतजार होगा। आप 99 बार बचाओगे तो चलेगा, एक बार सक्सेसफुल हो गया तो आपका पूरा सिक्योरिटी वेस्ट है। तो इसलिए प्रोसेस ऐसे होना चाहिए कि रियल टाइम अपग्रेडेशन हो पैचेस के। जितने अटैक हुए आपने ध्यान दिया, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का आउटरीच हुआ जी, कम से कम 90 देश में करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो गया। फ्लाइट नहीं टेक ऑफ कर पा रही, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं चल रहा है, रेलवे ट्रेन रुक गई हैं, पैनिक मच गया है, कंपनीज के अंदर पैनिक है। यही हुआ जी। फिर साहब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं नहीं हमारी कोई गलती नहीं थी। किसकी गलती थी? अरे ये कंपनी है, इसको पीटो, इसकी गलती थी, इसने एक पैच भेजा और हमने ढंग से अपडेट नहीं किया। यही कहानी है अल्टीमेट। मतलब इज इट सो इजी टू गेट अवे विद दिस? भैया 120 कंट्रीज बर्बाद हो रही थी। ये है सच्चाई भाई। जब पॉलिटिकल टेबल पर आप बैठते हो, क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट यदि अपनी गलती मान लेता तो उसकी $3 ट्रिलियन से ऊपर वैल्यूएशन, आपका 10% शेयर भी गिरता तो 2-4 देश बर्बाद हो जाते। मतलब उनकी इकोनॉमी से ज्यादा गिर जाता। तो उन्होंने एक कंपनी पकड़ी जो $80 बिलियन का टर्नओवर, मतलब वैल्यूएशन, जो मार्केट कैप उसकी, उसका गिरा, उसका 20% शेयर गिरा। लेकिन ने कहा वो हम दे देंगे तो अभी एक बलेगा बकरा चाहिए। सो इट हैपेंस। आई एम नॉट
कंफर्मिंग दिस, बट आई एम गिविंग यू सिचुएशंस कि आज तक ऐसा कब हुआ जब किसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ मेरी गलती से हुआ। ऐसे तो कभी नहीं हुआ, किसी भी साइबर अटैक में नहीं हुआ। तो फिर ऐसे हो रहा है सब मतलब किसी की गलती नहीं थी। तो ये खेल के पीछे की जो सच्चाई है वो जब आप बहुत सारे केस स्टडी निकालते हो तो समझ आता है कि नहीं ये तो एक पैटर्न है। बट अमित जी, जैसे आपने बोला गलतियां तो होती रहेंगी। अब जो हम हैं, जो यूजर्स हैं, जो आम आदमी है, उसका क्या काम होना चाहिए? मैं ग्रुप्स में अगर करूं कि जो यंग जनरेशन है, देन एक जो वर्किंग लॉट है, और एक जो पेंशनर्स हैं कि जो अब उन्होंने सोचा कि यार अब मेरा हो गया है काम, अब मैं आराम से अपना जितना कमाया है उतना रखूंगा, खर्च करूंगा और ज़िंदगी निकालूंगा। बिकॉज मोबाइल तो आज रेस्टोरेंट में आप जाओगे तो वो दूध पीते बच्चे से लेकर और जो मरने वाला उसके सबके हाथ में है, तो सभी पे खतरा है। बिल्कुल सर, तो उसके लिए मैं कुछ क्विक अंडरस्टैंडिंग टिप्स डेफिनेटली दूंगा। देखिए है क्या कि जो चीजें हम यूज करते हैं जो मैंडेटरी हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि व्हाट्सएप तो मैं किसी का भी हैक कर सकता हूं क्योंकि ओटीपी तोड़ाना है। तो व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर करें फिर कि यदि मेरा ओटीपी चला भी जाए तब भी व्हाट्सएप कोई ना एक्सेस कर पाए मेरा? तो उसके लिए व्हाट्सएप में सेटिंग है। आप सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट्स करके एक ऑप्शन आएगा, अकाउंट्स में क्लिक करेंगे तो थर्ड ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसको क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो कुछ और हो, यूनिक ऐसा नंबर हो जो आपकी वाइफ, आपके पार्टनर, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आपका व्हाट्सएप दुनिया में कोई एक्सेस नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप। और उसमें एक ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा। उस ईमेल आईडी को इसलिए बता दें, कल के दिन अपना पिन कोड खुद ही भूल जाए तो अमित दुबे को परेशान ना करेंगे, आप तो अच्छा पिन सेट कराया था अब रिकवर कराओ, तो वो ईमेल के थ्रू आप रिकवर कर सकते। ओके, ठीक है। लेकिन यदि आपने वो पिन किसी को नहीं बताया, उसके बाद आपका फोन चोरी भी हो गया, ओटीपी भी चोरी हो गया, तब भी कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं देख पाएगा। सो यू आर सेफ। सेकेंड आता है फेसबुक। शिकायत आती है लोगों की और अक्सर ऑफिसर्स की, जैसा मेरा फेसबुक क्लोन हो गया, किसी ने मेरी पिक्चर ली, नया फेसबुक अकाउंट बनाया, मेरे दोस्तों को रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर उनको पैसे मांग रहा है या लूट रहा है या हैक कर रहा है, जो भी करेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी यूज हो रही है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। 2 सेटिंग करनी और आपका फेसबुक कभी कोई क्लोन करेगा ही नहीं। सबसे पहले तो फेसबुक कोई क्लोन करता क्यों है? क्योंकि वो आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहता है। उसको कैसे पता आपके कौन दोस्त हैं? क्योंकि वो दिख रहे हैं सामने। क्या करना है? अपने सेटिंग्स में जाके फ्रेंड लिस्ट की विजिबिलिटी ओनली मी कर देनी है। जब आप सेटिंग्स में जाओगे तो उसमें 4 ऑप्शन आएंगे। हु कैन सी माई फ्रेंड लिस्ट, सारी दुनिया देख ले, पब्लिक, सिर्फ दोस्त देखें, इन बदमाश दोस्तों के अलावा सब देख लें, या सिर्फ मैं देखूं, सिर्फ मैं पे सेलेक्ट कर, ओनली मी। जब आपके दोस्त किसी को दिख ही नहीं रहा, वो क्यों क्लोन करेगा? दूसरा एक और ऑप्शन है कि यदि आपने कोई पोस्ट पब्लिक कर दी जिसको कोई भी देख सकता है, तो उसको जो लाइक कमेंट शेयर करेगा वो आपका दोस्त ही होगा। तो जो पोस्ट आपकी पब्लिक पोस्ट देख रहा है वो देख लेगा यार ये 50 लोगों ने लाइक किया, ये 50 लोग तो आपके दोस्त हैं, तो 50 तो गए। तो ऐसे में कोशिश करें कि आपकी जो पोस्ट है उनकी विजिबिलिटी ओनली फ्रेंड्स, हु कैन सी माई पोस्ट, ओनली फ्रेंड्स। यदि आप पब्लिक करेंगे तो ये रिस्क हमेशा बना रहेगा कि वो क्लोन हो सकता है। थर्ड आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। पहले तो आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम यदि हैक हो जाए तो क्या करें? पुलिस के पास जाएंगे? नहीं, यहां कंप्लेन वहां कंप्लेन कुछ नहीं करनी है। एक लिंक है facebook.com/hacked HACKED, आप वहां जाएं, रिकवर हो जाएगा। instagram.com/hacked, वहां जाएं, रिकवर कर सकते हैं। व्हाट्सएप हैक हो जाए तो support@whatsapp.com को एक ईमेल लिख दें कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है। वो 7 दिन लेंगे, 7 दिन बाद रिकवर होता है, 7 दिन तक रिकवर नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि यदि आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, अभी मैंने बताया तो कर लें, और जिसका नहीं है उसका हैक हो गया तो क्रिमिनल तुरंत उस पर 2 फैक्टर लगा देता है, वो अपना 6 डिजिट का कोड डाल देता है, क्योंकि चाहता आप दोबारा ना एक्सेस कर पाए। अब आप फंस गए। अब आप ओटीपी तो आ रहा होगा आपको, लेकिन आप घुस ही नहीं सकते क्योंकि 6 डिजिट का कोड नहीं पता। पर वो क्रिमिनल कैसे उसको ओटीपी, आपने वो ओटीपी बताया नहीं अभी तक। हाँ तो बता तो अपन 12 तरीके सीखते हैं, ठीक है।
प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी का व्हाट्सएप हैक नहीं करेंगे। इतने बेरहम भी नहीं होने चाहिए। पता क्योंकि हुआ क्या कि मैं पुलिस की ट्रेनिंग देने गया संभाजी नगर में, तो एक डीसीपी साहब मेरे पास आए, कहते अभी हमने एक बंदा पकड़ा, उसने कुछ हरकत की थी, तो पूछा उससे ओटीपी कैसे चुराया था। कह रहे सर वो वीडियो देखा था। किसका? तो मैंने कहा सर संभावना ये कि उसने मेरे से सीखा कम है, मैंने क्रिमिनल से सीखा ज्यादा है, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज नहीं बता रहा हूँ जो मैंने इजाद की है। मैं ऐसी वो जो भी चीजें बता रहा हूँ वो मैं क्रिमिनल पहले कर चुका है, उसी की मोडस ऑपरेंडी को क्रैक करते करते सीखा हमने। मेरे पास केसेस आए तो मैं देखा आप कैसे किया होगा, ऐसे क्या होगा। सो दे नो इट। द ओनली थिंग कि यदि हम सब सीख जाएंगे तो जादू खत्म। यदि आपको 4 लोगों को पता, 2 को नहीं पता, तो वो 2 को लूटेंगे। अरे सबको बता दो, इतना कॉमन कर दो कि लोग हंसने लगेंगे, यार ऐसे ओटीपी जाता है, लाइक दैट। मेरा कोशिश ये है सर, वरना और कोई तरीका नहीं। छुपा के तो कुछ होना नहीं है भाई, आप छुपा लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, क्रिमिनल तक तो पहुंचेगा ना बात। पहला है कॉल मर्जिंग टेक्निक। मान लीजिए कर्नल साहब मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो इनको एक कॉल आ जाता है कि कर्नल कौशल आपको, मैं आर्मी से के कहीं से डिवीजन से बोल रहा हूँ, अमित जी ने आपका नंबर दिया है। तो आप अमित का नंबर ले रहे हैं तो सोचेंगे क्रेडिबल आदमी होगा, और वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इवेंट, हम एक इवेंट कर रहे हैं दिल्ली में, तो आप बातचीत शुरू कर देंगे। 10-15 सेकंड के बाद वो बोलेगा कर्नल साहब आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव इनवाइटेड हिम एज वेल। तो हम चाहते हैं आप दोनों का एक फायर साइड चैट हो जाए, और मॉन्क एंड वॉरियर पर वीडियो बड़ा अच्छा बन गया था, तो क्यों ना हम उसको रीप्ले करते हैं। तो आपको वो म्यूजिक सुनाई दे रहा है कि यार कुछ तो ठीक बोल रहा है आदमी। तो आपको एक कॉल आ रहा होगा अमित का, अच्छा इसने वो कहेगा कि हाँ, इसका कहेगा अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, तो हम आपस में क्लोज कर लेते हैं इस चीज को, बिकॉज हमने उनको भी बुलाया। आप ऑलरेडी क्रिमिनल से बात कर रहे हो, एक और कॉल आ रहा है आपको, आप उस कॉल को देखोगे, कहोगे यार ये अमित का नंबर तो नहीं है, अरे उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, परसों तो इवेंट है, आप जल्दी से क्लोज करते हैं सर इसको। थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाएगा, आप उसको मर्ज कर देंगे। जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका फेसबुक जीमेल कुछ हैक हो जाएगा। लो कुछ तो होगा ही। क्यों? मैं पूछने वाला था। हम नॉन टेकी हैं एकदम। कर्नल साहब ने कोई ओटीपी दिया क्या? नहीं। कोई लिंक क्लिक किया, क्यूआर कोड स्कैन किया, एप्लीकेशन इंस्टॉल की, कुछ नहीं किया, तो फिर पैसे क्यों निकले? क्योंकि सर आजकल सारे ओटीपीज कॉल पे आते हैं, पहले एसएमएस पे आते थे। नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल एज वेल। कॉल पे भी मंगा सकते हैं, बैंक का ओटीपी कॉल पे आता है, व्हाट्सएप का ओटीपी कॉल पे मंगा सकते हैं, फेसबुक का कॉल पे मंगा सकते हैं, गूगल का कॉल पे मंगा सकते हैं। जो आपको वो दूसरा कॉल आया उस समय, वो आपके ओटीपी का कॉल था। इस पूरे प्रकरण से मेरा कोई लेना देना था ही नहीं। क्रिमिनल ने मेरा नाम यूज किया बिकॉज उसने कहीं देख लिया आपको यूट्यूब पे गया, अमित और ये तो दोस्त हैं, उतना बहुत है उसके लिए। मेरा नाम यूज करके कॉल करके ट्रस्ट बना के बातचीत की और आपसे कॉल मर्ज करा दिया। जो दूसरा कॉल था, फेसबुक क्या, अभी वीडियो जाते आप टारगेट हो सकते हैं। देखिए इट्स दैट सिंपल। फेसबुक से जहां भी आपने फैमिली पिक्चर्स डाल दी हैं, पता तो पड़ ही जाता, तो दूसरे का नाम लेकर उसको हैक करेगा, उसका नाम लेकर इसको हैक करेगा। बेसिकली आपसे वो कॉल मर्जिंग कराना चाहता है, जिसमें वो दूसरा कॉल ओटीपी का है। जैसे आप मर्ज करेंगे वो ओटीपी सुन लेगा। बाय द टाइम यू रियलाइज कि यार ये तो ओटीपी का कॉल था, अब आप कर क्या लोगे? रोक लोगे उसको? वो तो चला गया, वो तो अप्लाई को तो रेडी बैठा है, अप्लाई करेगा, बुक। दूसरी टेक्निक होती है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है कि आपके फोन से कुछ डायल करा दिया जाता है, एक कोड डायल कराते हैं, एमएमआई कोड बोलते हैं उसको। *62 स्टार मोबाइल नंबर है, *401 स्टार मोबाइल नंबर है, *21 स्टार मोबाइल नंबर है। ये कोड भी आपके फोन से डायल हो जाए डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटर, तो आपके कॉल कंडीशनली किसी और को फॉरवर्ड होने लगते हैं। इसका मतलब यदि आप बिजी हैं, उस समय कोई कॉल आएगा, उसको चला जाएगा। आप फ्लाइट में हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप कहीं पे भी बिजी हैं, सो रहे हैं, कॉल आएगा, उसको चला जाएगा। ओटीपी वो कॉल पे मंगाएगा, जब आप बिजी हैं वो कॉल उसको चला जाएगा, वो अप्लाई करेगा। आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, आपका सब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, फेसबुक सब, अचानक पैसे निकल जाएंगे, अचानक आपकी चैट लीक हो रही है, क्योंकि जब उसको ओटीपी चाहिए वो मंगा के कर लेगा। पर आप कहोगे कोड मेरे फोन से डायल होगा कैसे? मैं नहीं करता, मैं तो स्मार्ट हूँ। स्मार्ट हूँ। यही कहानी है, आप करोगे। अभी दिवाली के पहले बहुत सारे डॉक्टर्स गुड़गांव में
उनके मुझे कॉल आई कि उनका साहब व्हाट्सएप हैक हो गया। मेदांता से लेकर अपोलो होता है सबके आगे, पहले एक का आया फिर लाइन लग गई, क्योंकि एक का हैक हुआ तो बाकी सबके नंबर मिल गए उसको, तो सबको टारगेट करना शुरू कर दिया। कैसे? उनको कॉल आया दिवाली के पहले कि साहब हम फार्मा कंपनी से बोल रहे हैं, एक गिफ्ट भेजना है। तो उनको तो आते रहते हैं, हाँ भेज दीजिए। अरे सर वो उसमें कुछ गोल्ड सिल्वर टाइप कुछ है, टैक्सेशन का इशू है। अच्छा, शरीर में जहाँ कहीं भी बाँचें होती है खिल गई, भेजो यार। बोले नहीं सर वो उसमें परमिशन चाहिए पड़ेगी, कल के दिन कुछ इशू हो गया। तो बोले हाँ दी परमिशन। सर ऐसे परमिशन थोड़े ली जाते सर, तो ऐसे तो मैं किसी की भी हाँ ना ले लूंगा। सर्वर से होगी परमिशन, एक मैसेज आएगा आपको, उसमें कोड होगा, वो आप डायल कर देना तो रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी परमिशन, अपने आप वहां से डिस्पैच होगा, मेरा उसमें कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, तो सर्वर से एक मैसेज आया, उसमें कोड था, उसमें लिखा भी मैसेज आएगा कि फॉर गिफ्ट और दिवाली गिफ्ट करके लिखा है प्रॉपर। तो उनको तो दिमाग डेटा से ट्रेंड है, उसमें कोड डायल कर दिया उन्होंने फटाक से, जैसे डायल किया अगले सेकंड उनका व्हाट्सएप चला गया। बाकी चीजें जानी धीरे धीरे बाकी भी चलेगी। आपका फोन यहाँ पड़ा हुआ है, आप 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाते हैं, यहाँ रूम में कोई चाहे और आपका व्हाट्सएप हैक करना चाहे, वो ओटीपी मंगाता है, उसको फ्लैश करेगा स्क्रीन पर, अप्लाई कर लेगा, क्योंकि वो लॉक मोड में दिखता है एसएमएस। तो आप क्या करेंगे, आप सेटिंग्स में जाएं और एसएमएस फ्लिकरिंग एसएमएस को डिसेबल कर दें कि एसएमएस विजिबिलिटी इज डिसेबल्ड इन लॉक मोड, लॉक मोड में वो ना दिखाई दे। ठीक है साहब, कर दिया आपने सेटिंग। अब आपने फोन छोड़ के फिर चले गए, तो वो कॉल पे ओटीपी मंगाएगा, क्योंकि लॉक मोड में वो कॉल तो पिक कर ही सकता है, कॉल पिक करके ओटीपी सुन लेगा। तो क्या करें, फोन छोड़ के ही नहीं जाना है, फोन साथ लेके जाना है। मैं कितनी सेटिंग कराऊंगा फोन में, मैं सेटिंग ही करने कि ये करो वो करो, फिर मैं 10 करा दूंगा, कल वो बार तरीका ले आएगा। तो क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्यों किसी को चार्जिंग पॉइंट पे फोन लगा देते हो आप। एक केस आया मेरे पास, आपने देखो बीच में सिम स्वैपिंग के केस बढ़ गए थे, तो एक केस आया, उसमें ट्रेन में थी लेडी या कहाँ थी, स्टेशन पे थी, किसी ने वो चार्जिंग पॉइंट पे उसका 2 मिनट के लिए इधर हुई होगी वो, और उसका सिम स्वैप कर दिया। सिम स्वैप का मतलब है कि वो पुराना सिम उसका सिम निकाल लिया और अपना सिम डाल दिया। अब जो वो नया सिम डाला उसमें इंटरनेट एक्सेस है, तो आपका व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, रील चल रही है, लाइव चल रही है, क्योंकि लोग आपको कॉल कर रहे हैं, यदि आप नॉर्मल कॉल नहीं उठाएंगे तो व्हाट्सएप कॉल कर देते हैं। आप किसी को कॉल कर रहे हैं, वो नॉर्मल कॉल नहीं उठा रहा तो आप व्हाट्सएप कॉल कर देते हैं। तो कुल मिला के आपको कई दिनों तक पता ही नहीं हुआ कि आपका सिम बदल चुका है और आपके पैसे निकल रहे हैं, क्योंकि आपके पैसे निकल रहे होंगे, आपको अलर्ट आ रहे होंगे, वो आपको आ ही नहीं रहे क्योंकि आपके पास सिम ही नहीं है। आजकल तो आसान है सिम स्वैप करना, बस वो डाल करके निकालना होता है। से ये हो रहा था, लगातार हुआ है, इसलिए बताना जरूरी है। तो छोड़ के क्यों नहीं जाना है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सिम स्वैप कर देता है और वो 10 दिन बाद आए मेरे पास कि साहब मेरे सारे पैसे निकल गए और मुझे पता ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मेरा सिम स्वैप्ड है। मेरी तो लाइफ ठीक चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ज्यादा स्पीड अच्छी थी। मैं तो और डाउट नहीं किया। ऐसा होता है सर, और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगना है। फिर एक फीचर आता है वॉइस मेल करके, जिसमें क्या होता है कि मैं आपकी वॉइस मेल कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। वॉइस मेल एक फीचर होता है, इफ यू आर बिजी तो आई कैन रिकॉर्ड ए कॉल, एक मैसेज रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो यदि मैंने आपकी वॉइस मेल सेटिंग कराई है तो पासवर्ड मैं सेट कर सकता हूँ, पासवर्ड मुझे पता है। मैं ओटीपी मंगाऊंगा, जब आप बिजी हैं वो आपके वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाएगा और मैं सुन लूंगा। ये 7वां तरीका है। फिर आते हैं स्क्रीन शेयरिंग। कई सारी ऐसी एप्स आती हैं जिससे आपका स्क्रीन शेयर हो जाता है, एनीडेस्क टाइप, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम वर्क, उनसे भी आपका ओटीपी चोरी होता है। फिर आप कई सारे लिंक हैं, जैसे जूम लिंक है, गूगल मीट है, उसके पीछे कहानी होगी। वो लिंक आप क्यों क्लिक करोगे, उसके पीछे तो बहुत अच्छा ड्रामा होता है, फुल एक्टिंग, कि आप वो करोगे क्योंकि आपकी नीड, आपकी अर्जेंसी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, उससे वो लिंक, वो कहानी मैट्रिमोनियल कहानी होगी, पता पड़ा, और आपका पैसा निकालेगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा निकालने के लिए भी हो सकता है। या आपकी गाड़ी का टायर ठीक होने की कहानी से शुरू होगा कि सर वो ऐसा ऐसा है और इसको हम ये सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं, और वहां से शुरू होकर वो पैसा निकलेगा। सो आप किस कहानी में उलझ जाओगे जो आपकी लाइफ में उस समय चल रही है और आप इग्नोर कर दोगे। तो एक सज्जन थे मेरे, एक दोस्त, वो लखनऊ एयरपोर्ट पर थे, अपनी माँ को ट्रैवल करा रहे थे, अपना तीर्थाटन, दिल्ली आ रहे थे। दिल्ली में
अगली फ्लाइट उनकी 8-10 घंटे बाद थी, तो उन्हें लगा कि एयरपोर्ट के आसपास कोई होटल ले लेते हैं, 3-4 घंटे रेस्ट करा देंगे माँ को। तो उन्हें गूगल पर सर्च किया कोई होटल नियर एयरपोर्ट, तो लेमन ट्री का नंबर आ गया ऊपर। उन्हें कॉल लगाया, सर मुझे होटल दे दो 4-5 घंटे के लिए, कुछ डिस्काउंट दे दो। तो उसने कहा सर देखते हैं। उसने सर हाँ दे देंगे 1600-1700 रुपये में आपको 4 घंटे का। बोले वेरी गुड, बुक कर दो। बोले आपके कार्ड की डिटेल दीजिए। बोले यार तुम पैसे चुरा लोगे। बोले ऐसे कैसे चुरा लेंगे जब तक ओटीपी नहीं बताओगे। बात तो लॉजिकल कर रहे हैं, लिखो। कार्ड की डिटेल दिए, उसने 1600 रुपये ट्रांसफर किया। उसने कहा सर वो 1600 का ओटीपी आया, दे दीजिए। इन्होंने देखा हाँ भाई लिख लो, अप्लाई किया, 1600 निकल गए। अभी कह रहे हैं वो नंबर बता दो, बुकिंग नंबर। बोले सर मुझे पैसे ही नहीं आए। बोले क्या बात करो, मेरे तो निकल गए। अरे सर मुझे आए ही नहीं। अरे यार मेरी बोर्डिंग हो रही है फ्लाइट की। अरे सर पर मुझे पैसे नहीं आए, मैं कैसे बता दूं। अरे यार मुझे बहस हुई। अरे सर एक काम कीजिए, आपको आपके अकाउंट से तो निकले हैं ना। हाँ मेरे अकाउंट से, तो स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे। आया तो इन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भेज दिया जो ट्रांजेक्शन अलर्ट आया था। अब इनके दिमाग में चीज क्रिमिनल ने डाल दी कि स्क्रीनशॉट भेजने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ये सीडन कर दी इस स्टेप में। देखिए हैकिंग 3-4 स्टेप का प्रोसेस होता है, तो स्टेप में क्लियर हो गया, दिमाग में अननोइंगली बैठ गई चीज। जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजा उसने कहा अरे सर यू आर राइट, आपके तो पैसे निकले, फिर मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। पर मेरे अकाउंट में जब तक नहीं आएंगे मैं कैसे बुकिंग नंबर दूंगा। एक काम करते हैं सर, आप 1 रुपये और ट्रांसफर कीजिए। बोले क्यों। बोले कई बार ना वो SMS क्यू में अटक जाता है। अब बोले मैं खुद इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा आती हूँ, पर क्या करूँ, और बोर्डिंग हो रही है अर्जेंसी में, 1 रुपए की बात है ना, कर दे भाई, धक्का मार देते हैं, धक्का भी मार देते हैं, और हमें तो वहां जाके फिर वहां ढूंढूंगा, टाइम लगेगा। तो उसने 1 रुपए का बोले फिर डिटेल भरा, ओटीपी दे दो सर 1 रुपए का। तो बोले देखा तो 18,000 का ओटीपी। इनका ये तो 18,000 का ओटीपी। बोले नहीं सर 1 रुपए का। अरे 18,000 का। अरे सर 1 रुपए का। अरे 18,000 का। अरे सर आप स्क्रीनशॉट भेजो ना, अभी देखता हूँ। भेज दिया, पर इस बार तो ओटीपी था। बोला जैसे ही मैंने भेजा, मैंने कहा ओ इस बार तो ओटीपी था इस समय। पिछली बार तो सिर्फ ट्रांजेक्शन अलर्ट। पहली बार मैं सिर्फ आपके दिमाग में डलवाया गया कि स्क्रीन शेयर करने से, स्क्रीनशॉट भेजने से कोई दिक्कत नहीं। वो आपके दिमाग में बैठ गई थी ना बात, इसलिए आपने दूसरी बार ही भेज दिया। साइंस है पूरा। वो अर्जेंसी भी थी। वो तो सिचुएशन ऐसी होती है, अर्जेंसी तो वो सामने वाला क्रिएट कर देता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खिलाड़ी कितने भी बताऊं, कम है। इवेंचुअली देयर विल बी समथिंग न्यू। आई एम श्योर अगले महीने मैं आपको एक भेज दूंगा व्हाट्सएप पे कि सर ये भी आ गया, और नया। अभी एक तरीका आया कि अभी कंपनी का कॉल आया कि सर उसकी अकाउंटेंट थी और उसको एक मैसेज, नॉर्मली उसके जो सीईओ थे वो ट्रैवल बहुत करते थे, तो उनको उसको यूके के नंबर से एक मैसेज आया कि मेरा नया नंबर है, सेव कर लो। कई बार ऐसा होता है, आपको मैसेज आता है ना कि दिस इज माय न्यू नंबर, प्लीज सेव इट। तो उसने लिखा था कि उसके सीईओ का नाम वगैरह सब है, तो उसने उनके नाम से सेव कर लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हुआ, आज कुछ नहीं होगा। पहला लेयर। अब 4 हफ्ते बाद सीईओ कहीं जर्मनी में था, उस नंबर से जो उसने सेव किया था, जो सीईओ का है ही नहीं, उस पर मैसेज आता है कि आई एम इन जर्मनी एंड एक क्लाइंट के संग बैठा हूं, कुछ गिफ्ट कार्ड भेजो, फटाफट गिफ्ट करना है उसको, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड खरीद के दो 3-4। अब इसको डाउट ही नहीं होगा कि ये नंबर उसका नहीं है, क्योंकि इसने खुद ही तो सेव किया है। जब सेव नंबर पे ऐसा मैसेज आएगा तो आप सोचते ही नहीं, और उसकी प्रॉपर वो तो लगी है ऑफ कोर्स, प्रोफाइल पिक्चर वाला, भेज दिया, चले गए, गिफ्ट हो गए। तो उसमें तरीके देख रहे हो आप। एवरी टाइम आई गेट शॉक लगा हुआ। अब इसको कैसे रोक लेंगे हम, बोलो बताओ। तो फिर प्रोसेस बनाया गया, मैंने बोला ना 3 लेयर पे काम होता है, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। प्रोसेस बनाया गया कि कभी भी अननोन नंबर से ऐसा मैसेज आए तो वेरीफाई करो। लेकिन ये तो अब बनाया ना जब क्रिमिनल यूज कर चुका है, अब क्रिमिनल फिर कुछ नया लेके आ जाएगा। मेरे दिमाग में वो नंबर जो मैंने सेव किए वो आ रहे कभी जाके डिलीट करना है। हाल फिलहाल में अब डिलीट, आपको पहले तो पता कैसे पड़ेगा कौन सा वाला करना है। आपने तो दोनों ही खुद सेव किया, न्यू 1 न्यू 2 करके मैं करता हूँ तो न्यू 2 उड़ा दूंगा। नहीं, मैं थैंकफुली डेट के साथ करता हूँ। एंड उस एज ग्रुप के लिए जो काफी बड़े हो चुके हैं, जिनको ये पता ही नहीं है सारा। सर मैं आपको एक चीज बताऊं कि एज ग्रुप के हिसाब से अटैक वेक्टर बदल जाता है। बच्चों को लगता है कि मुझे तो सब आता है,
ये एक मेरे बच्चों को तो लगता ही है। हमें भी ये लगता था जब हम बच्चे थे, तो मैं सच मानूं तो मेरे दिल में जब मैं रोड पे निकलता था ना ऐसे मोहल्ले की, तो सोचता था कि यार इन लोगों को तो पता नहीं कुछ और मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, अभी बाद में परेशान होंगे। लिटरली ये फीलिंग होती थी अंदर कि मैं तो उससे नीचे सुनने वाला भी नहीं किसी की। फिर आप लाइफ के धक्के खा के समझ में आता है कि भाई पार्षद भी बन गए तो बड़ी बात है, प्रधानमंत्री तो बहुत। लेकिन वो एज तो उसको उस पर ट्रैप किया जाता है। जब मैं आपका ईगो भी ट्रैप कर सकता हूँ, मैं आपको, ये भी आपकी कमजोरी है, या इफ यू थिंक यू नो टू मच, आप गलती आप ही करोगे, उसकी वजह से करोगे। तो जितने ऐसे मैट्रिमोनियल या जो डेटिंग एप्स हैं, डेटिंग एप्स पर मुझे केस आया कि एक बंदा, वो जो स्वैप किया उसने, कोई लड़की मिली, चैटिंग शुरू हुई, उसने उसको रेस्टोरेंट, बेंगलोर का केस था, रेस्टोरेंट में बुलाया, ये भाई साहब पहुंच गए, एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट डिसाइड किया गया, यहाँ आएंगे, इतने समय मिलेंगे, तुम ये ऑर्डर कर दो, वो ऑर्डर कर दो, सब ऑर्डर करता रहा, ये खाता पीता भी रहा अपना। वो लड़की आई नहीं, ये अपना बिल पे करके आ गए, 2,500-3 हज़ार के बिल बना के कहता कि फिर ऐसे उसके दोस्त के साथ भी हुआ, कह रहे वो लड़की आती नहीं है। तो किसी तरह मेरे पास केस आया, मैंने कहा यार ठीक है, तुम इस लायक नहीं होगी कि वो आए, तो तुमने कुछ हरकत की होगी। अब मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। बोले नहीं यार, सब कुछ ठीक था, वो आने वाली थी, और ऐसा मतलब उसमें समझ, इस पूरे केस में क्राइम का हुआ है, तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे? तो इसलिए वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। तो किसी तरह वो मेरे नेटवर्क में कोई रहा होगा, तो वो आया मेरे पास। तो मैंने कहा यार भेजो कौन लड़की थी, कुछ प्रोफाइल पिक्चर वगैरह कुछ होगी। वो सेंड किया उसका, तो पता पड़ा उस फेस की तो कोई लड़की है ही नहीं। तब डीप डाइव करना शुरू हुआ। इवेंचुअली पता ये लगा सर कि फिर हमने ट्रैप भी किया। हमने कहा इस बार फिर से करो, और कोई आती है और रेस्टोरेंट बुलाती है तो जाना। क्या सेम रेस्टोरेंट था? अलग अलग रेस्टोरेंट थे। तो होता क्या है कि वो रेस्टोरेंट के ओनर से जब बात करनी शुरू हुई, तो उन्होंने कहा साहब हम तो एक मार्केटिंग कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, उसने हमें सर्विस दी है कि हम आपको कंफर्म कस्टमर देंगे। दिल के साथ कह रहे हो, बिल्ला से अब इसमें इलीगल तो कुछ है नहीं। आप गौर से देखिए, आप क्या कर लोगे आप। किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। थी ही नहीं। और देखो उसने खाया पिया है, उसने ये तो बहुत सही है। इस जनरेशन में तो हम नहीं फंसे। एक लिंक्डइन पे बंदा था, उसको मैसेज आया कि साहब मैंने एक एआई सॉफ्टवेयर बना लिया है और मैं शेयर मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो उसने कहा अच्छा मजाक कर रहे हो? अरे बोले देखो तो पावरफुल सॉफ्टवेयर, सब बता देगा कल क्या शेयर बढ़ेगा क्या घटेगा। तो बोले मैंने इग्नोर कर दिया। बोला एक शेयर बता रहा हूँ, लिखो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ये शेयर कल बढ़ जाएगा। बोले मैंने अब सोचा ऐसी बकवास कर रहा है। अगले दिन देखा तो वो शेयर का दाम बढ़ गया था। तो मैसेज किया क्यों देखा? बोला यार बढ़ तो गया, मान जाओ अभी ये वाला शेयर है, कल इसका दाम गिर जाएगा। बोला अरे तुक्का उक्का लग गया, स्मार्ट मत बनो। अगले दिन देखा, उसने फिर पूछा देखा, तो शेयर का दाम गिर गया था। बोले यार यार ये कैसे हो सकता, 2 बार कैसे कोई आदमी से तुक्का लगा सकता है? बोला नहीं तुक्का ही होगा। तो तल्लो ये लिख लो। अच्छा ये सारे वो प्रोमिनेंट शेयर है जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग के चांसेस भी कम है। तीसरा बताया देखो इसका कल बढ़ जाएगा। तीसरे दिन देखा तो उसका भी बढ़ गया। आप बोले मुझे बड़ा अजीब लगे कि यार ये 3 बार कैसे एक साथ सच हो सकता है। तो बोलता देखा तुम मान नहीं रहे हो, एआई सॉफ्टवेयर है, करोड़ों पीट सकते हैं। तो बोले पीट तुम क्यों नहीं कमा लेते? बोले मेरे पास है नहीं पैसे। मेरे पास तो शौक से लगे वाला पैसे तो लिमिटेड है, तो थोड़े तुम डालो, थोड़े मैं डालूंगा, हम बना लेंगे फटाफट, इससे पहले कि सरकार को पता पड़े, हम पीट लेते हैं। अब उसको लॉजिकल लगा कि नहीं होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गरीबी होते हैं। मैं दूंगा इसको पैसे। तो ये ले, उसने पहले 2 लाख डाले। तो एक ऐप थी उसने देख रहा था कि बढ़ रहा है, 10 लाख डाले से 30-40 लाख डाल दिए। और ये जो केस है ये बड़ा बिजनेसमैन है उसका है, बता रहा हूँ, दिल्ली का। अल्टीमेटली जब विड्रॉ करने वाला था तो पैसे निकले नहीं, तो परेशान हो गया। उसने इवेंचुअली कंप्लेंट की। जब मेरे पास केस आया तो बाकी सब चीजें तो बहुत होती हैं, सुनी हमने कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोग लुट जाते हैं। मुझे जो इंटरेस्टिंग ये लगा कि 3 बार ये बंदा कैसे सच बताया, तभी तो उसने ट्रस्ट किया कि 3 बार वो कैसे प्रेडिक्ट कर पाए कि ये शेयर का दाम बढ़ेगा घटेगा। तो मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया, सोचो क्या किया होगा। सोचो। और चौथी बार भी वो सच होता। मैं इस बात बता रहा हूं, तो जो तरीका इस्तेमाल कर रहा है ना, फुल प्रूफ।
इसीलिए तो लोग लुटते हैं बेचारे, फिर कहते हो कि ओटीपी मत दीजिए, है ना। आज तक किसने ओटीपी दिया है? अमिताभ बच्चन से लेकर रघुवीर यादव तक 2000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए सिर्फ लोगों को ये बताने में कि ओटीपी मत देना। मतलब लोग इतने बेवकूफ हैं। मतलब ये कैंपेन ये बताती है कि हम पब्लिक को डम समझते हैं कि वो तो ओटीपी बांटते फिर रहे हैं। कौशल जी अपना ओटीपी दीजिए, लिखिए। अरे ये वाला नहीं, बैंक वाला दीजिए। हाँ वो भी लिखिए। ऐसा होता है क्या? किसी ने ओटीपी नहीं दिया सर, और हमने 2000 करोड़ फूक दिए ये बताने में सिर्फ ओटीपी मत देना। तो इसने कैसे किया? तो ऐसे निकलता। तो भाई इसने कैसे किया? सर सिंपल सा ट्रिक, करना मत प्लीज। इतना सिंपल भी नहीं है, हम 4 बार में अपने पैसे बना लेंगे। हाँ, कम से कम 4 बार में बना लेंगे। खेल शुरू होता है 60 लोगों से। 60 लोग पकड़े जाते हैं लिंक्डइन पर। उनका बैकग्राउंड देखा कि भाई कौन किसके अकाउंट में पैसा, कौन सीनियर वीपी है, कौन उस एज के उसमें है, जहाँ पैसा तो है पर उसको अब डबल ट्रिपल करना है। तो उसमें से 30 लोगों को बोला इस शेयर का दाम बढ़ जाएगा, 30 को बोला इस शेयर का दाम गिर जाएगा। तो क्या होगा? 30 के लिए तो सच हो जाएगा ना। अब जब जिसके लिए सच होगा उस ग्रुप में से 2 ग्रुप बनाए 15-15 के। 15 को कोई दूसरा शेयर सजेस्ट किया, वही वाला, कि भाई ये शेयर का दाम बढ़ जाएगा, और वही शेयर 15 को बोला कि शेयर का दाम गिर जाएगा। अब 2 दिन के बाद ऐसा होगा कि 15 लोग ऐसे होंगे जो 2 बार उनको सही इंफॉर्मेशन मिली हो। अब 15 को फिर तोड़ दिया 7 और 8। इस 7 को बोला तीसरा वाला कि शेयर का दाम बढ़ेगा, और इनको बोला शेयर का दाम गिरेगा। तीसरे दिन फिर 7 लोग या 8 लोग ऐसे होंगे जिनको 3 बार आप बैक टू बैक सही साबित हुए। उनके लिए तो आप भगवान हो गए। अरे यार ये तो सही बताता है। अब उस 7 या 8 में से 2 लोग भी फंस गए, तो आ गया खोखा, आ गया। ये खेल है, इसमें गलती कहाँ हो सकती है? तुम यार कुछ अच्छा बनाओ यार, जोमेटो बनाओ, ऐसे कोई बनाओ, ओयो बनाओ। तो सर हर दिन एक नई क्लिनिक आती है मेरे पास, हर दिन कुछ ऐसा नया आता है। यार इतना दिमाग चला के लोग क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार ये 2000 करोड़ खर्च करने के अलावा और क्या क्या कर रही है? आई एम श्योर बहुत कुछ कर रही है। दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट सर, बट बहुत सीरियस इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और जैसे लोग कहते हैं कि अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का एक प्रोग्राम है जो सीडेक रन करता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ISEA करके। आई थिंक ISEA.gov.in कुछ वेबसाइट मिल जाएगी। उसमें उसका मैंडेट ही यह है कि लोगों को साइबर क्राइम के बारे में अवेयर किया जाए, उनका साइबर हाइजीन इंप्रूव किया जाए, ताकि इस तरह के क्राइम रुकें। तो इसमें नॉलेज है या कोर्सेज हैं, क्या है? इसमें नॉलेज भी है, कोर्सेज भी है। इसमें आपको सिंपल तरीके से बताया जाएगा कि अभी जो कंटेम्प्रेरी साइबर क्राइम हो रहे हैं उनसे कैसे बचना है, और सेटिंग्स, हाइजीन, फ़ोन चेक करना है, क्लीन अप करना है, फ़ोन में डाउट हो गया कि आपका फ़ोन हैक तो नहीं है तो कैसे चेक करना है। ये सारी चीज़ें आप खुद ही करके देख सकते हो। बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट सीडेक की अपनी एप्लीकेशन है जो उसमें है अवेलेबल, जिससे आप फ़ोन स्कैन कर सकते हो और वायरस चेक कर सकते हो, बॉट्स रिमूवल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं। लैपटॉप भी चेक कर सकते हो, फ़ोन भी चेक कर सकते हो। तो ये तो एक बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, जिसको कि यहाँ नोएडा से आई थिंक शुभम त्रिपाठी करके एक साइंटिस्ट हैं, वो रन करते हैं, और बहुत सारे लोगों की टीम है जो इसमें इन्वॉल्व है। तो जो लोग संपर्क करना चाहें वो कर सकते हैं। शुभम त्रिपाठी, ISEA करके, ISEA। तो सर कुछ और इनिशिएटिव्स हैं। पहले तो एक sancharsaathi.gov.in वेबसाइट है जहाँ पर 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है, जिसको ज़रूर यूज़ करें। जैसे आपको चेक करना है कि आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आपका आधार मिसयूज़ तो नहीं हुआ है, वो चेक कर सकते हैं। आपके चोरी का फ़ोन तो नहीं है, आपका जो फ़ोन है वो चेक कर सकते हैं। और आपका फ़ोन यदि चोरी हो जाता है तो आप वहाँ रिपोर्ट करेंगे तो रिकवर भी हो जाता है। तो इस तरह की 6 सर्विसेज हैं। यदि आपको कोई इंटरनेशनल नंबर से परेशान कर रहा है, वहाँ ब्लॉक करवा सकते हैं। कोई व्हाट्सएप पर परेशान कर रहा है तो उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। एक चक्षु करके ऐप है वहाँ पर। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग पावर दे रखे हैं जो लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि यदि कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो आप cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो इमीडिएटली 1930 पर कॉल करके ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल देकर सामने वाले अकाउंट को फ्रीज करवा देते हैं कि ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन है, इसको फ्रीज कर दीजिए। यदि वो अकाउंट फ्रीज हो गया तो आपके पैसे अपने आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो म्यूल अकाउंट होता और उससे पैसे और विड्रॉ हो ही नहीं सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को पता होना चाहिए। मेरी एक टीम है जो सिर्फ इसी पर काम करती है, और हम लोग पिछले 10 सालों में करीब 750-800 करोड़ रुपए
रिकवर करा चुके हैं, 1300 से ज़्यादा केसेस हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यदि किसी किस्म भी ऐसा है तो वो तुरंत मुझे रिपोर्ट करे। जितनी जल्दी रिपोर्ट करेगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि मैं उसके 100% पैसे वापस करा दूँगा। तो उसके लिए मैं ईमेल अभी आपको देता हूँ, अपलोड करा दीजिए, इसमें दिखा दीजिए, उस पर आप लिख सकते हैं मुझे। और ना सिर्फ पैसे वाले फ्रॉड, कोई भी दूसरा फ्रॉड होता है कि आपका फ़ोन चोरी हो गया और आप नहीं रिकवर कर पा रहे, तो आप मुझे बताइए, हम हेल्प कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे कोई आपको परेशान कर रहे हैं, आपका अकाउंट हैक हो जाता है, रिकवर नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की साइबर रिलेटेड इशू, चाहे वो कॉर्पोरेट की है कि रैंसमवेयर अटैक हो गया, आप एक बार लिखिए, हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर डेफिनेटली हम मदद करने की कोशिश करें। एक ऐप और रिकमेंड करूंगा यहाँ पर, मोबी आर्मर करके एक ऐप है जो कई तरीके से आपको सेफ्टी दे सकती है। ये ऐप स्टोर पर भी है, प्ले स्टोर पर भी है। armor.mobi इसका वेबसाइट है, ARMOUR.MOBI, और एप्लीकेशन का नाम है मोबी आर्मर। तो इसमें 6 ऐसे फीचर्स हैं। जैसे एक है QR कोड स्कैनर। अब QR कोड आप बहुत पर्पज से यूज़ करते हो, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज QR कोड, होटल का मेनू कार्ड QR कोड, वाईफाई QR कोड, एडवर्टीजमेंट QR कोड, बोर्डिंग पास QR कोड, बिल आ रहा है QR कोड, शादी का कार्ड QR कोड, पेमेंट तो QR कोड है ही। तो कई बार आप गलत QR कोड भी स्कैन करके लौट सकते हो। तो ऐसे में मोबी आर्मर पर पहले स्कैन कर लें, देख लें कि वो सेफ है, अनसेफ है, पैसा तो नहीं ले रहा, माइक्रोफोन तो ऑन नहीं कर रहा, कैमरा तो नहीं एक्सेस ले रहा है, एंड देन डिसाइड। यदि वो सेफ दिखता है, ग्रीन आ जाता है, तो आप उसको आगे जाएं। सेकंड इसमें ऑप्शन है लिंक स्कैनर का। आप गूगल पर सर्च किए दिलजीत दोसांझ का टिकट चाहिए, जो लिंक आया उस पर पे कर दिया, टिकट तो आया नहीं। सिंगापुर में क्रूज बुक करना है, गूगल पर सर्च किया, जो लिंक आया पे कर दिया, क्रूज तो बुक हुआ नहीं। अयोध्या में आश्रम बुक करना है, कुंभ में टेंट बुक करना है, उड़ीसा में होटल बुक करना है, हर वो सर्विस जो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी क्लोन वेबसाइट बन जाते हैं, और क्रिमिनल उसकी एसईओ करके वो सबसे ऊपर आती है सर्च में, आप उसमें पे कर देते हैं और लुट जाते हैं। तो हाउ डू यू नो दिस इज क्लोन्ड और ओरिजिनल? डिक्शनरीज के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्लोन वेबसाइट थी, तो लोग डाउट नहीं करते थे कि यार अरेस्ट ही हुआ मैं। तो आपको कभी भी कोई ऐसा लिंक आ जाता है जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है या कुछ भी आरटीओ का चालान आ गया, आपने पे कर दिया, अरे वो आरटीओ का लिंक ही नहीं था, तो आप इसको मोबी आर्मर पर लिंक स्कैनर पर जाएं, कॉपी करके स्कैन कर लें, ये आपको बता देगा कि ये क्लोन लिंक है, ये पैसा चुराने आया था, ये आपके प्लगइन कुछ इंस्टॉल करने आया था, डेटा चुराने आया था, ऑटोफिल चुराने आया था, जो भी कारण होगा बताएगा विद डिटेल, और उसके बाद ही डिसाइड करें कि भाई ये जाना है आगे नहीं जाना। तीसरा, ऐप परमिशन चेक करना। आप कई बार अपने फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो जो आपकी ओटीपी चुरा लेते हैं, जो आपकी डिटेल्स चुरा के बाहर क्रिमिनल को बेचती हैं। जैसे कि लोन ऐप्स जो थी प्ले स्टोर से इंस्टॉल होती थी, पर लोन ऐप्स आपका पिक्चर्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉपी कर लेते थे, पिक्चर्स को मॉर्फ करके आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों को आपकी नेकेड पिक्चर्स गाली गलौज के संग भेजते थे, और आप परेशान होते थे, फिर आप पैसे देने लगते थे। तो आपको कैसे पता कि ऐप ऐसा करने वाली है? मोबी आर्मर वो चेक करके आपको बता देता है कि गड़बड़ है, ये 2 परमिशन गड़बड़ हो गई है। गेम है, बच्चों की जो गेम्स होते हैं उसमें चैट फैसिलिटीज होती है। अब बच्चों को लगता है सामने वाला उन्हीं की एज ग्रुप का है, पर उसमें तो कई सारे क्रिमिनल भी है, वो उस बच्चे के गेम के थ्रू आपके फ़ोन या आपके अकाउंट तक पहुंचते हैं। आप अपने बच्चे को रोड पर अनजान आदमी से 2 मिनट बात नहीं करने देंगे कि अनसेफ है, और उसके आपने फ़ोन दे दिया है जिससे वो लाखों लोगों के सामने एक्सपोज्ड है, उसमें कई सारे क्रिमिनल है, तो उससे बड़ा रिस्क है। वो क्या करा लेगा आपके बच्चे से आपको क्या पता, कुछ इंस्टॉल करा ले, डरा दे, धमका दे। तो जब भी कोई ऐसा गेम है जिसमें चैट फैसिलिटी है, मोबी आर्मर उस पर वार्निंग दे देता है कि ये तो अनसेफ है, इसको नहीं, शुड नॉट बी अलाउड। या कोई स्क्रीन शेयरिंग है, फिर टीम वेयर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, मोबी आर्मर उस पर वार्निंग दे देगा कि नहीं, अनसेफ। कोई वाईफाई या पब्लिक कनेक्ट करते हो तो उसमें एक ऑप्शन है वाईफाई सिक्योरिटी का, कि ये वाईफाई सेफ है कि अनसेफ है। यदि वाईफाई आप हैक्ड हो जाता है तो आपके संग मैन इन द मिडिल अटैक हो सकता है, कोई आपका ट्रैफिक देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं मोबाइल पर। तो आप कैसे चेक करेंगे? मोबी आर्मर में ऑप्शन है, आप चेक कर लें, वो बता देगा ये वाईफाई सेफ है अनसेफ है। अपने घर का भी चेक करें सबसे पहले तो, और यदि किसी ने वो हैक कर रखा है तो वो हैकर का आईपी एड्रेस भी देगा कि ये हैकर है, क्योंकि वाईफाई का हैकर आसपास ही होता है, बाहर नहीं होगा। तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके पुलिस को तो पकड़ लेंगे। फिर उसमें ओटीपी सिक्योरिटी के ऑप्शन है कि जो ओटीपी चुराने के मैंने तरीके बताए वो क्या करें फ़ोन में तो बच जाएं। 12 तरीके 2 मैंने बताए हैं, कम से कम 12 से तो बचा लेगा। तो बहुत होलिस्टिक ऐप है। ये भी बताएगी कि आपके पासवर्ड इंटरनेट पर कहाँ पड़े हुए हैं, तो डेटा थेफ्ट जहाँ भी आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स पड़े वो आपको बता देगा। अब हो सकता है कि आप वहाँ से डिलीट ना कर पाएँ,
पर आपको पता है कि पढ़ा हो, तो आप ट्रैप नहीं होगे। पहले तो बदल लें पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लें, एंड देन यू शुड नॉट गेट ट्रैप्ड यदि कोई वो इन्फॉर्मेशन दे के आपको विश्वास जीतना चाहे। हमें बड़ी सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, तो आज कम से कम एक जो आपको सबसे पर्सनल होता है ना कि ये मेरी खास हुआ है। ये सर थोड़ा डिफेंस से रिलेटेड है, तो उसमें शेयर करना चाहूँगा। हम लोग मैंने आपको बताया था कि डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है, हाँ जी, तो वहाँ पे एक ट्रायल होता है रेड टीमिंग, रियल रेड टीमिंग असेसमेंट सिखाते हैं। रेड टीमिंग क्या होता है कि एक बिल्डिंग है और आपको उसके अंदर घुस के दिखाना है, आईटी स्पेस में भी, फिजिकली भी, और आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और जो सक्सेसफुल हो जाएगा उसके लिए अवार्ड है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे प्रमाइजेस होते हैं, आप से लिस्ट दी जाती है। तो एक जेल थी वहाँ पर, तो वो जहाँ हमारी ट्रेनिंग थी वहाँ पास में थी, तो हमें लगा यार इसमें घुसेंगे। अच्छा, उसके लिए आपको कोड भी दिया जाता है। आपके संग तो हुआ होगा ऑपरेशन की, कई बार आपके संग जो रियल इस तरह का होता है, तो एक कोड दे देते हैं कि आप यदि फंस गए और किसी ने आपको पकड़ लिया तो फिर वो कोड बता देगा, तो आप शायद बच देंगे, तो मारेगा नहीं वो आपको, वरना पता पड़ा इतना पीट दिया गया। तो लेकिन वो रियल रखने के लिए उसको बताया नहीं जाता, पहले से नहीं बताया जाता। तो हम लोगों ने एक प्लान था कि इसमें जाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो हम जहाँ पर मैच थी हमारी, जहाँ खाना खाते थे, वहाँ पर एक इंग्लिश ब्रिटिश लेडी थी, वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी कि ऐसे ही आना है, और डिफेंस में तो कभी आप बटन खोल के शर्ट बाहर निकाल के भी नहीं जा सकते, तो छोटी छोटी चीज़ें देखती थी, ये ठीक नहीं है, बेल्ट क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि हम सिविलियंस को इसकी आदत होती नहीं, हम तो खाना पसंद के खाते। लेकिन वो धीरे धीरे आना शुरू हुआ, एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, शी इज राइट, मतलब एक डिसिप्लिन के लिए चीज़ें ठीक है। और वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, वो बिल्कुल उसके चेहरे पे मैंने कभी स्माइल भी नहीं देखी। तो मैंने, जब दोस्तों की टीम बन रही थी, तो मैंने कहा ना, हम इसको ले लेते हैं अपने साथ और इसको प्राइज मनी शेयर करेंगे। बोले वो खा जाएगी। मैं नहीं, इस पर कोई डाउट ही नहीं करेगा, यू नो शी इज सच अ प्रोफेशनल लेडी कि इम्पर्सोनेट करेंगे तो कोई डाउट नहीं करेगा। तो उससे बात की वो एग्री करके कि हमें जेल में घुसना है और आप जाओगे। तो प्लान ये था कि लेडी जेल में जाएगी और वहां पर जेलर के जो सिस्टम्स है उसमें मैं एक पेन ड्राइव दूंगा, वो इंसर्ट कर देगी, उसके बाद तो एक्सेस हमें मिल ही जाएगा, उसके बाद बाहर आ जाए। पर वो जाएगी कैसे, तो उसका आईडी बनाना है। वो करने के लिए मान गई वो? हाँ, मान गई। शी वाज पार्ट ऑफ द डिफेंस एकेडमी, बट वो अलग अलग होते हैं तो लोग। तो अब उसमें सबसे पहले चेंज था कि आईडीज क्रिएट करो, तो आईडी तो क्रिएट हो जाते हैं। हमने 2-4 दिन ऑब्जर्व किया कि कैसे लोग जाते हैं, तो आईडी दिखाते हैं, फिर विजिटर होगा तो कैसे जाते हैं, तो पूरा प्रोसेस तो पता पड़ गया। तो विजिटर के लिए ईमेल भेजनी पड़ती है पहले, और वो ईमेल के बेस पे अप्रूवल्स आते हैं, उसके बाद आप जाओगे। तो हमने वो ईमेल स्पूफ कर दी, आप स्पूफ ईमेल कर सकते हो, तो पहुंच गई ईमेल। और ये अगले दिन की विजिट थी, और इसको बनाया हमने फूड इंस्पेक्टर, कि ये जेल के अंदर फूड इंस्पेक्शन के लिए जा रही है। तो एक ईमेल गई कि आपके यहाँ कल इंस्पेक्शन है, ये लेडी आएगी, ऐसे करके सिक्योरिटी हेड को चली। अभी अगले दिन गई तो फर्जी आईडी लेके वाई लेने अंदर चली गई। यहाँ तक तो सब ठीक था। अंदर गई तो अपना रॉब दिखाया उसने, वैसे इसको पहले लोग, अच्छा वहाँ क्या होता है कि हर जगह एक सिस्टम की, यदि आप इंस्पेक्शन के आओगे तो पहले आप हेड से मिलोगे। इसने ना मुझे हेड वेड से नहीं मिली, मैं अपना काम करने आऊंगी, सीधे मुझे वहाँ पेंट्री में लेके चलो। तो लोग घबरा गए कि ये तो कुछ ना कुछ कभी निकालेगी, लेके गए और इसने 10 कमियां निकाल ली कि ये क्या है, इसमें ये सीलन है, टेम्परेचर ठीक नहीं है, तो पुरानी मशीन है, इसमें तो ऐसा हो जाता है, तो हाइजीन नहीं। और वो घबरा के लेके जा रहा है। इसके लगा आज तो गए, सबकी नौकरी गई। मैम आप मिल तो लो एक बार, सर से तो मिल लो एक बार। वो माने ना, तो इवेंचुअली सर के पास बोले ठीक है चलो, गए बैठे। तो सर और पर्सनल होने के लिए कि आप कहाँ हैं, कहाँ से एजुकेशन है, इसने बताया वो दोनों एक ही कॉलेज के निकले। सीनियर जूनियर टाइप। तो बोले वो बहुत ही कैजुअल हो गए। तो उसके बाद तो ऐसा करते हैं, कुछ खा लेते हैं, ऐसा करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, और ठीक है तो हम फिक्स कर ही लेंगे, और ये तो आपकी, सो थैंक यू, और ऐसे करके वो खाना वाना मंगाने के लिए बाहर गया। बोले मैंने पेन ड्राइव निकाल के उसके सिस्टम में लगा दी। विंडोज सिस्टम था, मुझे पिंग आ गया। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में इतना टाइम हो गया। अच्छा, पेन ड्राइव जैसी लगी, मुझे पिंग आया, मैंने कहा अब ये बाहर आ जाएगी, पर ये तो वहाँ खाना खाने बैठ गए थे। तो हम लोग बाहर एक स्टारबक्स करके कैफे पे बैठे हुए थे, और हम देख रहे हैं कि यार पिंग तो आ गया, लेडी बाहर क्यों नहीं आई, और वो नहीं आई। तो हम घबरा गए, हमने कहा यार, और ये अपना हा ही गप्पे मारते हुए जब करीब 45 मिनट ज्यादा हो गया, तो हमने गाड़ी ली। हमने कहा यार
पकड़िए, पता नहीं से कोड नहीं बता पाया, पकड़ गई, क्या किया है तो वापस गए। तो जैसे हम जेल के सामने गए तो वो लेडी हंसते हुए निकल रही है, बंदे आ रहे हैं उसको छोड़ने। मैंने है ये क्या हुआ पापा आ रहे बैठी और बड़ी एक्साइटेड, सो इजी, इट वाज सो सिंपल। मैंने क्यों, क्या हुआ, उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो सर इस पे हमें अवार्ड मिला फिर क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि किसी बिल्डिंग में घुसना इतना आसान है। और जब ये सैफ अली खान वाला केस हुआ जो जिसमें घर के अंदर, तब एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था, मैंने कहा कि साइबर स्पेस के थ्रू मैं किसी के भी घर में घुस सकता हूँ। मैं सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दूंगा कि वो समझ भी नहीं पाएगा और मैं उसके बेडरूम में जाके बैठ के आ सकता हूँ। सो ये पॉसिबिलिटीज हैं और इसको असेस करने की अब जरूरत है। तो जितने वीआईपीज हाउस हैं, हमें लगता है कि हमने मिरर देख लिया कि बम है कि नहीं, ये नहीं चले, डिक्की खोल के या डिक्की खोलो, और वो ऐसे ईगो पे ले लेता है कि डिक्की, मतलब मैं डिक्की नहीं लेके आऊंगा बम, सीट अंदर तो मैं रखूंगा नहीं, वो तो एथिकल नहीं है। मतलब ये जो प्रोसेस है मेरे ख्याल से इनको इम्प्रूव बहुत, यस। सो अ वेरी शॉर्ट लर्निंग फ्रॉम दिस रियल एक्सपीरियंस। और ये मैं हमेशा कोट इसलिए करता हूँ क्योंकि जब भी कहीं लोग बोलते हैं कि नहीं हमारी सिक्योरिटी बहुत पुख्ता है, तो मुझे हमेशा एक कहानी याद आती है कि हम तो जेल में घुस गए थे, तो आप वहां की तो छोड़ दो। मुझे सुन के अच्छा लगा कि यूके के जेल भी हमारे जैसे ही हैं। मैं इसे बताऊं सर, जो बोलेंगे हम ही लोग घुस सकते हैं ऐसे। नहीं, यूके के सिस्टम्स हमसे ज्यादा वल्नरेबल है। जब मैं वहां जाता हूँ और ये केस स्टडीज बताता हूँ जो यहाँ के क्राइम हमने सॉल्व किए, तो वही चौंक जाते हैं, कहते हैं यार ऐसे भी ओटीपी चाल सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बिकॉज वहां पर उतने खुराफाती लोग नहीं है। इंडिया में लोग बहुत खुराफाती, दिमाग ज्यादा है, वो दिमाग ज्यादा है, मिसयूज हो रहा है, बस दिक्कत ये है। लेकिन जितना हम गैप निकाल लेते हैं ना सिस्टम में, वो नहीं निकाल पाते। वो बड़े सिस्टमेटिक चलते हैं और वो सिस्टम के बियॉन्ड सोच नहीं पाते, उन्हें मशीन की तरह सोचते हैं। हम लोग बस यही नहीं करते हम लोग तो सीधे रास्ते पे आदत, जैसे हमें ट्रैफिक जाम देखेगा हम सोचेंगे अब इसको क्रॉस करके कैसे निकलना है। हम कभी ये नहीं सोचते कि नहीं नहीं निकल जाएंगे, पहला थॉट ये आता है कि अब इसको यहाँ से निकलूं क्या गेम ये होता है। हाँ, अमेजिंग, वी रियली एंजॉयड द इंटरेक्शन और बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर द व्यूअर्स आर गोइंग टू लव इट, और नॉट जस्ट लव इट, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। जैसे आपने बताया कि 5-5 साल में जनरेशन चेंज हो जाएगी, तो शायद 6 महीने 1 साल में आपको दोबारा से बुलाना पड़ेगा कि ये 12 तरीके तो पुराने हो गए, अब नए 12 ग्रामा के लिए बोला। हाँ, फिर से कुछ नई कहानियां बिल्कुल जो रियल जो लोगों के साथ हो रही हैं। बिकॉज होता क्या है ना कि एक होता है कि थ्योरी आप बता रहे हैं, और एक होता है जब रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं कि जिनके साथ हुई है, तो शायद कनेक्ट ज़्यादा होता है, लोगों को पता लगता है कि हाँ इस तरह का तो कुछ हमारे साथ भी हो रहा था या हुआ, या मेरे को भी किसी ने कॉल तो किया था ऐसे कि मर्ज कर लो कॉल को, डेफिनेटली, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। थैंक यू लॉर्ड अमित जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद।